हिंदी C321 अध्याय 321 अपमान सहना जीवन चुराना सीरम। यह एक मुश्किल विकल्प है, जियाओ ने जमीन पर बेहोश पड़े लिन शेन को देखते हुए कहा और सोचा। अगर हम उसे बचाना चाहते हैं तो हम केवल प्राचीन भगवान की बोतल या प्राचीन लौकी के अंदर के खजाने का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें खोज लिया गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। लेकिन अगर वह मर जाता है तो हम नहीं जानते कि वह किसके हाथों में जाएगा। बहन, मुझे लगता है कि हालांकि वह निम्न स्तर का है, फिर भी उसमें कुछ क्षमता है। शायद वह भविष्य में वास्तव में हमारी मदद कर सके, जियाना ने लिन शेन को देखते हुए कहा। शियाओए ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके जैसे निम्न स्तर के प्राणी के पास इतनी ताकत होना वास्तव में सिद्धांत रूप में प्रभावशाली है। अगर उसे डीएस बड़ी ई जैसी प्रतिभा का सामना नहीं करना पड़ता तो वह वास्तव में एक अच्छा विकल्प होता, लेकिन बहन, अगर आप हिचकिचाती रहेंगी तो वह मर जाएगा, जियाना ने कहा, स्पष्ट रूप से लिन शेन को बचाने की ओर झुकाव रखते हुए। वह इतनी जल्दी नहीं मरने वाला है, शियाओए ने जवाब दिया। बेहोश लिन शेन और फेइजाई को धुंध को दूर करने के लिए अपने पंख फड़फड़ाते हुए देखकर, इस फैटी में कुछ समस्याएं हैं। यह एक सुपर बेस प्राणी होना चाहिए, और बेस म्यूटेशन बहुत गहन है। बहन, अभी इस पर चर्चा करने का समय नहीं है ना? हम उसे बचाएंगे या नहीं? जियाना कुछ अवाक रह गई, उसकी बहन भावनात्मक रूप से बहुत स्थिर थी। चलो उसे बचा लेते हैं, अभी हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, शियाओए ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि हमें यह अध्ययन करना होगा कि उसे कैसे बचाया जाए। क्या हम उसे निर्वाण पुनर्जन्म सीरम का एक इंजेक्शन नहीं दे सकते? जियाना हैरान थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें अध्ययन करने की क्या बात है। निर्वाण पुनर्जन्म सीरम वास्तव में उसे तुरंत ठीक कर सकता है, लेकिन ऐसा दुर्लभ खजाना जो निर्वाण प्राणियों को वापस जीवन में लाने में सक्षम है, उसे केवल उसे बचाने के लिए उपयोग करना बहुत बेकार है। इसके अलावा निर्वाण पुनर्जन्म सीरम के प्रभाव बहुत मजबूत हैं, वह इसे पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाएगा और अधिकांश प्रभाव उसके शरीर में ही रहेगा। शियाओए ने कहा, अगर हमारा सामना हमारे दुश्मनों से होता है तो उनके लिए इसे नोटिस करना आसान होगा। लेकिन निर्वाण पुनर्जन्म सीरम के अलावा हमारी प्राचीन देव बोतल या प्राचीन लौकी में कोई निम्न श्रेणी की औषधि नहीं है, जियाना ने कहा। इसलिए हमें यह अध्ययन करने की आवश्यकता है कि उसे कैसे बचाया जाए, जियाओए ने लिन शेन की ओर विचारपूर्वक देखते हुए कहा। क्या कोई और रास्ता है? जियाना स्पष्ट रूप से एक सीधी सोच वाली महिला थी। बेशक है, जियाओए ने लिन शेन के शरीर को देखते हुए कहा। उसकी बेस चेंज टैलेंट वाकई अच्छी है, जिसमें खुद को ठीक करने की मजबूत क्षमताएं हैं और खुद को फिर से भरने के लिए बाहरी ऊर्जा खींचने की क्षमता है। अगर वह इस मिस्ट ऑफ रिपोज में नहीं होता तो पर्याप्त समय दिए जाने पर वह वास्तव में अपने आप ठीक हो सकता था। दुर्भाग्यवश वह आदमी बाहर है और हम टेलीपोर्टर को सक्रिय नहीं कर सकते। यदि हम उसे बाहर भेज सकें तो वह धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? जियाना को अभी भी समझ नहीं आया कि उसकी बहन वास्तव में क्या करना चाहती थी। मृतक का विश्राम वृक्ष केवल जीवित व्यक्ति की जीवन शक्ति को अवशोषित करता है। यदि वह जीवित व्यक्ति नहीं बल्कि मृत व्यक्ति है तो मृतक का विश्राम वृक्ष अब उसकी जीवन शक्ति को अवशोषित नहीं करेगा और वह अपने आप ठीक हो जाएगा, शियाओए ने कहा। ये कैसे संभव है? वह स्पष्ट रूप से एक जीवित व्यक्ति है। अगर वह मर चुका है तो वह कैसे ठीक हो सकता है? जियाना को लगा कि उसकी बहन पागल हो गई है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे बचा सकते हैं जो मर चुका है? अगर कोई जीवित व्यक्ति सचमुच मृत हो जाता है तो वे क्या बचा रहे थे? बेहतर होगा कि वे उसके मरने का इंतजार करें। शियाओए ने उदासीनता से कहा, क्या तुम भूल गए हो? उसने जीवन के लालच और मृत्यु के भय के अमृत का अभ्यास किया है। वह मृत्यु का नाटक करने की क्षमता रखता है। लेकिन ये तो उसके स्वर्गारोहण के बाद ही काम करेगा, शियाना ने कहा और फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठी। बहन, क्या तुम उसे स्वर्गारोहण में मदद करना चाहती हो? लेकिन हमारे पास स्वर्गारोहण की गोली जैसी कोई घटिया चीज नहीं है। बैककोट बैककोट बैककोट। उसे ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा है जो उसे ऊपर चढ़ने से पहले जीवन के लालच और मृत्यु के डर के अमृत की नकली मौत की क्षमता दे सकता है, शियाओए ने शियाना के हाथों में प्राचीन लौकी की ओर देखते हुए कहा। खोजो और देखो, तुम्हारे प्राचीन लौकी के अंदर अगर अमृत की एक काली क्रिस्टल की बोतल है तो उसका नाम स्थायी अपमान चोरी जीवन सीरम होना चाहिए। प्राचीन लौकी को पकड़ते हुए जियाना ने उससे धीरे से कहा, प्राचीन लौकी, प्राचीन लौकी, कृपया मुझे स्थायी अपमान चुराने वाला जीवन सीरम दे दो। जियाना की आवाज बंद होने के बाद उसके हाथ में रखी चीनी मिट्टी की लौकी वास्तव में अपने आप हिलने लगी और कुछ ही देर में लौकी के मुंह से एक वस्तु बाहर निकल आई। जियाना उसे पकड़ने में असमर्थ थी, लेकिन जियाओए ने अपना हाथ बढ़ाकर काली शीशी पकड़ ली। काले रंग की क्रिस्टल की शीशी केवल एक उंगली के आकार की थी, जो तरल पदार्थ से ऊपर तक भरी हुई थी। शियाओए ने कहीं से भी एक सिरिंज निकाली, फिर उसे क्रिस्टल की शीशी में डाला, जिससे सारा तरल पदार्थ सिरिंज में चला गया।
बहन, स्थायी अपमान चुराने वाले जीवन सीरम का क्या उपयोग है? जियाना ने उत्सुकता से पूछा। ये प्राचीन काल से पहले एक दायरे के राजा द्वारा शोधित एक औषधि है, जो मुख्य रूप से स्वर्ग चोरी करने वाले जानवर के रूप में जाने जाने वाले निर्वाण से बनाई गई है। मुझे याद है कि दायरे के राजा की शाही संगिनी में से एक ने मृत्यु का नाटक करने के लिए स्थायी अपमान जीवन चुराने वाले सीरम का इस्तेमाल किया था। दायरे के राजा को धोखा दिया और फिर अपने प्रेमी के साथ पृथ्वी के छोर पर भाग गई। हालांकि उसे अंततः पकड़ लिया गया और मार दिया गया, लेकिन इससे पता चलता है कि सीरम काफी उपयोगी है, यहाँ तक कि दायरे के राजा को भी धोखा दिया गया था। जियाओए ने कहा जब वह लिन शेन के पास गई, उसके बगल में बैठ गई और सीधे उसके तुलनात्मक रूप से बरकरार नितंबों में सीरम इंजेक्ट किया, धीरे धीरे तरल को अंदर धकेला। यह अच्छा है, इससे उसे बचाया जा सकता है और इसका पता लगाना आसान नहीं है। बहन, तुम वाकई बहुत होशियार हो। जियाना को लगा कि उसकी बहन अविश्वसनीय रूप से चतुर है। बेशक, मैं हूं, जियाओ ने कहा जैसे कि यह एक तथ्य था, जबकि उसने खाली सिरिंज निकाली। लिन शेन के शरीर में सीरम इंजेक्ट किए जाने के बाद उसकी हालत अचानक असामान्य हो गई। उसकी सांस और दिल की धड़कन दोनों पूरी तरह से बंद हो गई थी, और वह एक मृत व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसमें जीवन का कोई लक्षण नहीं था। लिन शेन के चारों ओर जो जीवन शक्ति बह रही थी वह भी समाप्त हो गई, और विश्राम की धुंध अब उससे चिपकी नहीं रही। देखो, क्या अब वह ठीक नहीं है? चलो बस उसके अपने आप ठीक होने का इंतजार करते हैं, जियाओ ने कहा और चेहरे पर गर्व के भाव के साथ उसने सिरिंज रख दी। बहन, आप जिस तरह से चीजों को संभालती हैं वह प्रभावशाली है। मुझे याद ही नहीं था कि प्राचीन लोकी के पास ऐसी औषधि भी थी, शियाना ने प्रशंसा भरे चेहरे के साथ कहा। ठीक है, चलो अब वापस चलते हैं इससे पहले कि बाहरी लोग हमें देख लें, जियाओ ने कहा, फिर एक पालतू कैप्सूल में बदल गया और खुद ही लिन शेन के बैकपैक में वापस आ गया। जियाना ने भी ऐसा ही किया, वह भी एक पालतू कैप्सूल में बदल गई और बैकपैक में वापस लुढ़क गई। लिन शेन, जिसे स्थायी अपमान जीवन चुराने वाले सीरम का इंजेक्शन दिया गया था, वास्तव में एक लाश की तरह बेजान दिखाई दिया। अब मृतक के विश्राम वृक्ष द्वारा उसकी जीवन शक्ति नहीं खींची जा रही थी। हालांकि सीरम उतना सरल नहीं था जितना शियाओ ने कहा था, वह भी केवल आधी कहानी ही जानती थी। स्थायी अपमान जीवन चुराने वाला सीरम वास्तव में एक बार एक दायरे के राजा की शाही पत्नी द्वारा एक नकली मौत की दवा के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह मुख्य रूप से मौत का नाटक करने के लिए नहीं था। इसका असली प्रभाव ब्रह्मांडीय कानून को धोखा देना था, निर्वाण प्राणियों को ब्रह्मांडीय कानून की निगरानी के बिना निर्वाण स्तर को तोड़ने में मदद करना। ये स्वर्ग से चोरी करने की सच्ची शक्ति वाली वस्तु थी। जब लिन शेन को स्थायी अपमान चुराने वाले जीवन सीरम का इंजेक्शन लगाया गया, तो वह मृत प्रतीत हुआ। इसके कारण विकास सिद्धांत ने भी काम करना बंद कर दिया। स्वाभाविक रूप से, एक मृत व्यक्ति का विकास जारी नहीं रह सकता था, फिर भी उसके विभिन्न जन्मजात कौशल काम करना बंद नहीं करते थे। सुपर बेस चेंज, सुपर बेस पैटर्न और सुपर बेस रिकास्ट धीरे धीरे काम करते रहे, और उनके टूटे हुए कवच और मांस की धीरे धीरे मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जा रहा था। अमरता के धर्मग्रंथ ने विकासवाद के सिद्धांत का स्थान ले लिया, जिससे लिन शेन का शरीर एक विचित्र स्थिति में आ गया। यद्यपि उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखे, लेकिन उसके अंग कठोर नहीं थे, मानो समय ने लिन शेन पर अपना प्रभाव खो दिया हो। सुपर बेस चेंज के दौरान टूटे हुए कवच को तेजी से सख्त होने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये पिघलने की अवस्था में ही रहा, न तो पीछे लौटा और न ही अंतिम शीतलन अवस्था में पहुंचा। सुपर बेस पैटर्न ने विश्व की शक्ति को अवशोषित करना जारी रखा, तथा मृतकों के विश्राम वन के भीतर विश्व की शक्ति जो वह खींच सकता था, वह सामान्य से कहीं अधिक थी। सुपर रिकंस्टिट्यूशन ने बिना रुके काम करना जारी रखा, लिन शेन के घायल शरीर और कवच की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया, लेकिन ये प्रक्रिया भी असामान्य रूप से धीमी हो गई। स्थायी अपमान चुराने वाले जीवन सीरम ने लिन शेन को इस नाजुक प्रक्रिया में रखा, अवशोषण, मरम्मत और पुनर्निर्माण के चक्र को अंतहीन रूप से दोहराया। बार बार मरम्मत और पुनर्निर्माण के बाद लिन शेन के शरीर और कवच में कुछ अजीब परिवर्तन हुए। सामान्यतः सुपर बेस परिवर्तन पूरा होने के बाद पुनः निर्मित कवच सामान्य अवस्था में आ जाता था, लेकिन चूंकि सुपर बेस परिवर्तन समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए कवच उसी पुनः निर्मित अवस्था में बना रहा, तथा सुपर बेस पैटर्न द्वारा खींचा गया विश्व बल बार बार मांस और कवच में डाला जाता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन शेन का मांस और कवच बार बार गड़े जाने और परिष्कृत होने के बाद अविश्वसनीय रूप से सख्त हो गए। हालांकि लिन शेन को बहुत पहले ही जाग जाना चाहिए था, लेकिन वह स्थायी अपमान जीवन चुराने वाले सीरम के प्रभाव के कारण कोमा में रहा और अभी तक होश में नहीं आया था। स्थायी अपमान चुराने वाला जीवन सीरम, जिसका उपयोग निर्वाण प्राणी को बढ़ावा दिए जाने पर किया जाता है, केवल सहायक भूमिका निभाता है, लेकिन इसके प्रभाव अभी भी म्यूटेटर के लिए बहुत अधिक प्रभावशाली थे, और यह स्थिति तब तक जारी रहेगी जब तक सीरम का पूरा प्रभाव जारी नहीं हो जाता। सौभाग्य से, वह मृतकों के विश्राम वन में था, जहां विश्राम की धुंध छाई हुई थी। जब तक कोई उसके पास नहीं जाता, उसे खोजना असंभव था। दिन बीतते गए और अंततः शियाओए और शियाना को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
लिन शेन का शरीर पूरी तरह से मरम्मत किया गया था और बार बार पुनर्निर्मित होने के बाद भी उसका कवच चमकदार, क्रिस्टल की तरह शुद्ध और अशुद्धता के किसी भी निशान के बिना चमकदार था। कवच के भीतर रहस्यमयी चिन्ह सितारों की तरह चमक रहे थे। लेकिन लिन शेन जागने को तैयार नहीं था, उसमें जीवन का एक भी संकेत नहीं था, मानो वह एक मृत व्यक्ति हो। बहन, वह अभी तक क्यों नहीं जागा? क्या कुछ गड़बड़ है? जियाना ने जियाओए की ओर देखते हुए, जो लिन शेन के शरीर की जांच कर रही थी, थोड़ी चिंता के साथ पूछा। उसका शरीर पूरी तरह से सामान्य है, चोटें और कवच ठीक हो गए हैं और वह पहले से भी अधिक स्वस्थ है। वह अभी तक नहीं जागा है। इसका कारण ये हो सकता है कि स्थायी अपमान के प्रभाव बहुत मजबूत हैं और वह बहुत कमजोर है। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, शियाओए ने शांत भाव से कहा। वह समझ नहीं पा रही थी कि लिन शेन के साथ क्या हो रहा है, इसलिए वह केवल जियाना को इस तरह सांत्वना दे सकती थी। दोनों ने दिन रात इंतजार किया, लेकिन लिन शेन अभी भी जागने में कामयाब नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, फेई जाई लिन शेन के साथ ही रही। फिर एक दिन, लिन शेन का चमकीला कवच अचानक ठंडा हो गया, इतना चमकदार हो गया कि उसे सीधे देखना मुश्किल हो गया। एक पल में, उसमें से काली भाप उठी, मानो वह उसके शरीर से सारी अशुद्धियां दूर कर रही हो। लिन शेन का शरीर और कवच दोनों ही क्रिस्टल की तरह साफ और बेदाग हो गए। शुद्धता के कारण ऐसा लग रहा था जैसे उनके आसपास की जगह मुड़ गई हो। यहाँ तक कि क्रिस्टलीय रूप से गुजरने वाली नजर भी टेढ़ी हो गई, जिससे उसमें प्रवेश करना असंभव हो गया, और केवल एक ऐसा रूप रह गया जो सिल्वर क्रिस्टल की तरह टिमटिमा रहा था। वूश! लिन शेन ने अचानक गहरी सांस ली। उसका शरीर जो अकड़कर पड़ा था, अचानक उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखें भी खुल गईं। जैसे ही लिन शेन जागा और सांस ली, अमरता शास्त्र ने काम करना बंद कर दिया, और जन्मजात कौशल अब काम नहीं कर रहे थे। विश्राम की धुंध ने एक बार फिर लिन शेन के शरीर को घेर लिया, लेकिन उसे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। ऐसा लगता है कि ये या मुझे ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाया। लिन शेन ने अपने आसपास का निरीक्षण किया, केवल व्यापक कोहरे को देख पाया। क्या हो रहा है? लिन शेन ने पाया कि उसका कवच सिल्वर क्रिस्टल की तरह चमक रहा था, जो अभी भी सुपर बेस फॉर्म में था। उसने सुपर बेस चेंज को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाया कि यह सक्रिय नहीं था। इस स्थिति ने लिन शेन को कुछ हद तक हैरान कर दिया। एक बार जब सुपर बेस चेंज बंद हो गया, तो उसके कवच को अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन अब उसके कवच की उपस्थिति स्पष्ट रूप से सुपर बेस चेंज के बाद की थी, फिर भी कुछ अंतर के साथ। लिन शेन ने जल्दी से अपनी घड़ी देखी, और प्रदर्शित व्यक्तिगत जानकारी को देखने के बाद, वह अंदर से खुश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उपयोगकर्ता, सुपर बेस क्रिस्टल आधारित प्राणी विकसित करने योग्य। शक्ति 67 जोड़ 41। गति 41 जोड़ 41। कठोरता 41 जोड़ 41। कठोरता 41 जोड़ 41। आधार उत्परिवर्तन दर 100%। सैद्धांतिक जीवन शक्ति सीमा 400 जोड़ 400। आधार परिवर्तन प्रतिभाएं, सुपर आधार परिवर्तन, सुपर आधार पैटर्न, सुपर बेस रिकास्ट, सुपर आधार फॉर्म। लिन शेन ने पाया कि उसने सुपर बेस फॉर्म नामक एक नई बेस चेंज प्रतिभा प्राप्त की थी, जो आश्चर्यजनक रूप से सक्रिय अवस्था में बनी रही। सुपर बेस फॉर्म, सभी विशेषताएं उनके वर्तमान स्तर की सीमा तक बढ़ जाती हैं, सभी बेस परिवर्तन प्रतिभाएं सुपर बेस फॉर्म के तहत बढ़ जाती हैं, सैद्धांतिक जीवन शक्ति सीमा दोगुनी हो जाती है, और सुपर बेस फॉर्म मूल जीवन रूप की विशेषताओं को खो देता है। मूल जीवन रूप की विशेषताओं को खोने का क्या मतलब है, यह न समझ पाने के अलावा, इन कौशलों की अन्य विशेषताओं और गुणों ने उन्हें अविश्वसनीय रूप से पागल महसूस कराया। यह असीमित सेलेस्टियल डिसेंट था, जो फीनिक्स मिस्टिक की तरह बाध्य हुए बिना वेई के फीनिक्स मिस्टिक के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन गया। लिन शेन ने तुरंत इसका परीक्षण किया, सुपर बेस फॉर्म में रहते हुए सुपर बेस चेंज, सुपर बेस पैटर्न और सुपर बेस रिकास्ट को सक्रिय किया। जन्मजात कौशल पहले की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली थे, और केवल थोड़ा सा नहीं। हालांकि, सुपर बेस चेंज के प्रभावों में वृद्धि के बावजूद, ऊर्जा की खपत भी बहुत अधिक हो गई। सौभाग्य से, सुपर बेस पैटर्न की विश्व बल से ऊर्जा खींचने की क्षमता भी मजबूत हो गई, जो मुश्किल से खपत के साथ बनी रही, हालांकि अवधि नहीं बढ़ी। फिर भी, इससे लिन शेन इतना उत्साहित हो गया कि वह खुशी से उछल पड़ा। सुपर बेस फॉर्म में रहते हुए बेस चेंज टैलेंट का उपयोग करते हुए, लिन शेन को लगा कि वह कोसिमो को दबा सकता है, जो सेलेस्टियल डिसेंट का उपयोग नहीं कर रहा था, यहां तक कि बली हिलों पर भरोसा किए बिना भी। यहां तक कि यदि कोसिमो ने सेलेस्टियल डिसेंट का प्रयोग किया होता, तो भी उसके पास लड़ने का कोई मौका नहीं होता। बेशक, इसके लिए कौशल और उपकरण की सहायता की आवश्यकता होगी। कुछ और परीक्षणों के बाद, लिन शेन को मूल जीवन रूप की विशेषताओं को खोने का अर्थ मोटे तौर पर समझ में आ गया। सुपर बेस फॉर्म के तहत, लिन शेन का मांस और खून भी उसके कवच के समान स्थिति में बदल गया, एक शुद्ध बेस वेरिएंट प्राणी जैसा, मानव के विशिष्ट मांस और रक्त शरीर को खो दिया। लिन शेन के लिए यह अच्छी बात थी।
आमतौर पर किसी प्राणी का कवच उसके मांस से अधिक मजबूत होता है, जैसे वेई ने अपनी ताकत का उपयोग कवच के माध्यम से सीधे मांस पर हमला करने के लिए किया, जो कि कुछ उन्नत मानव जीवन रूपों के खिलाफ बहुत प्रभावी है। लेकिन सुपर बेस फॉर्म में लिनशेन अंदर और बाहर एक समान था, जिससे शरीर के माध्यम से प्रवेश करने वाली शक्ति उसके खिलाफ अप्रभावी हो गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये या अभी भी बाहर मुझ पर घात लगाने के लिए इंतजार कर रही है। लिनशेन को लगा जैसे उसकी चेतना का नुकसान लंबे समय तक नहीं रहा था, जैसे कि केवल कुछ घंटे ही बीते थे, अधिक से अधिक एक दिन। लेकिन अब जब लिनशेन अपने सुपर बेस फॉर्म में प्रवेश कर चुका है, भले ही वह ये या को हरा नहीं सका, आत्म संरक्षण या टेलीपोर्टर को सक्रिय करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। फैटी, इस बार मैं वास्तव में तुम्हारा एहसानमंद हूँ। लिनशेन को याद आया कि यह फिजाइट फैटी की थी जो उसे विशालकाय भगवान समाधि में ले गई थी। हालांकि लिनशेन ने अधिकांश समय बेहोशी में बिताया था और उसे यह स्पष्ट नहीं था कि क्या हुआ था। फेई जाइट फैटीग ने खुशी से अपना छोटा सा सिर लिनशेन के गाल पर रगड़ा और फिर अपना मुंह खोलकर लिनशेन की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से यह संकेत दे रहा था कि वह भूखा था। लिनशेन जल्दी से उसे कुछ खिलाना चाहता था, लेकिन जब उसने अपना बैग चेक किया तो उसने पाया कि वह खाली था। उसका असेंशन लिक्विड भी गायब हो गया था, केवल 7वें टन की रात को रोशन करने वाला स्पिरिट बेस और पेट गन में पेट कैप्सूल रह गए थे। बाकी सब कुछ चला गया था। यिन स्पिरिट अम्ब्रेला और वुल्फ फैन क्लब ये या के खिलाफ लड़ाई में खो गए थे। लिनशेन को ये पता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बाकी चीजें कैसे गायब हो गईं। यदि असेंशन लिक्विड वाला बैग उसके बेहोश होने के दौरान गिर गया था, तो लिनशेन ये समझ सकता था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके बैग के अंदर की वस्तुएं भी क्यों गायब थीं। फैटी, क्या तुम जानते हो कि यहाँ से कैसे निकलना है? पहले रास्ता दिखाओ। एक बार जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाऊंगा। लिनशेन अब तक केवल फिजाइट फैटीग से एक आकर्षक वादा कर सकता था। फिजाइट फैटी उत्साह से अपने पंख फड़फड़ाते हुए जमीन पर उतरा और रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ने लगा। लिनशेन ने फिजाइट फैटी का विश्राम की धुंध के माध्यम से पीछा किया और जल्दी से मृतक के विश्राम वन से बाहर निकल गया। उसके सामने विशालकाय भगवान कब्रिस्तान की घाटी थी, फिर भी लिनशेन ने ये या को नहीं देखा। क्या ये हो सकता है कि ये या ने विशाल भगवान कब्रिस्तान में सभी को मार दिया है? वहां कोई आत्मा क्यों नहीं दिख रही है? लिनशेन विशाल भगवान कब्रिस्तान से निकल गया और पहाड़ से नीचे चला गया, फिर भी उसने पायनियर कोर में से किसी को नहीं देखा। क्या हो रहा है? पायनियर कोर के सभी सदस्य कहाँ चले गए? लिनशेन को अचानक एहसास हुआ कि वह जितना समय बेहोश था, वह शायद उससे कहीं ज्यादा लंबा था जितना उसने सोचा था। मैं वास्तव में कितने समय से बाहर हूँ? लिनशेन ने जल्दी से दुष्ट ड्रैगन को बुलाया और पैराडाइज द्वीप की ओर चल दिया। लिनशेन के पैराडाइज द्वीप पर पहुंचने के बाद उसे देखकर सेलेस्टियल गार्ड स्पष्ट रूप से चौंक गए और फिर भाग गए जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या हो रहा है? भले ही मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई थी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया इतनी चरम नहीं होनी चाहिए थी। लिनशेन भ्रम से भर गया और पैराडाइज पैलेस की ओर बढ़ गया। इससे पहले कि वह स्वर्ग महल तक पहुंच पाता, वहां से एक दिव्य शक्ति फूट पड़ी, जो कोई और नहीं बल्कि तियानशिन थी। तुम वास्तव में मरे नहीं हो? तियानशिन ने आश्चर्य से भरे चेहरे से लिनशेन को देखा। मुझे क्यों मरना चाहिए? लिनशेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरा तियानशुन खजाना कहाँ है? अच्छे लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं, लेकिन दुष्ट लोग जिंदा रहते हैं। तियानशिन ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, तुम्हारे जैसे किसी को मारना वाकई मुश्किल है। तुम 100 दिनों से ज्यादा समय से लापता हो। मैं और तुम्हारी चाची सोचती थी कि तुम्हें ये या ने मारा है। वह बिना किसी कारण के लंबे समय से परेशान थी। 100 दिन से ज्यादा। कोई आश्चर्य नहीं कि विशाल भगवान पर्वत पर कोई नहीं बचा है। इतने लंबे समय के साथ उन्होंने अब तक इसे अच्छी तरह से खोज लिया होगा, और पायनियर कोर शायद नए क्षेत्रों में पायनियर के लिए आगे बढ़ गए होंगे। लिनशेन हैरान था, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह इतने लंबे समय से बेहोश था। मैंने ये या का सामना किया, लेकिन दुख की बात है कि वह मुझे मारने में असफल रहा। मेरी चाची कहाँ हैं? लिनशेन ने पूछा। ये बहुत अफसोस की बात है, तुमने ये या का सामना किया और मर नहीं गए। तुम्हारा जीवन वाकई बहुत कठिन रहा होगा। तियानशिन बहुत निराश लग रहा था। छोटी चाची क्लाउड रियल द्वीप का पता लगाने गई थी और शायद इन कुछ दिनों में वापस नहीं आएंगी। ये या वास्तव में कौन है? वह अब कहाँ है? लिनशेन ने पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कौन है? उसे मुझे अपना ठिकाना बताने की जरूरत नहीं है। तियानशिन ने कुछ देर रुककर कहा, फिर कहा, मैंने छोटी चाची से सुना है कि विशालकाय भगवान समाधि के भीतर ये या अचानक प्रकट हुआ, उन पर एक आश्चर्यजनक हमला किया और भागने से पहले समाधि से कुछ ले गया। तियानशिन की बात सुनने के बाद लिनशेन को मोटे तौर पर समझ में आ गया कि बाद में क्या हुआ। वह मकबरे में घुस गया और ये या भी वास्तव में अंदर घुस गया था। इसके अलावा उस समय जब तियानजुन और अन्य लोग मकबरे के सबसे केंद्रीय क्षेत्र की खोज कर रहे थे, उसने उन पर अचानक हमला किया और भागने से पहले कुछ छीन लिया।
वह तियानशुन और अन्य लोगों से चोरी करने में कामयाब हो गया। क्या ये या एक निर्वाण प्राणी हो सकता है? लिन शेन को कुछ हद तक विश्वास नहीं हो रहा था कि ये या एक निर्वाण प्राणी हो सकता है। यद्यपि ये या शक्तिशाली था, वह तियानशुन जितना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए उसे निर्वाण नहीं होना चाहिए। तियानशुन लिन शेन का साथी था और जब भी उसने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, तो उसकी पूर्ण शक्ति स्पष्ट रूप से ये या की तुलना में बहुत अधिक थी। लेकिन यदि ये या निर्वाण सत्ता नहीं थी, तो वह विशालकाय देव समाधि में कैसे प्रवेश कर सकती थी और तियानशुन तथा अन्य लोगों से कुछ चुरा सकती थी? वह निर्वाण प्राणी नहीं है। छोटी चाची ने कहा कि वह व्यक्ति बहुत ही भयावह है, एक बहुत ही शक्तिशाली आरोही है और उसके पास कुछ बहुत ही भयावह आत्मा आधार हैं। छोटी चाची ने कहा कि उसी स्तर के भीतर शायद केवल डीएस बड़ी ई ही उसे लगातार हरा सकता है। वह छोटी चाची और दूसरों से चोरी कर सकता है क्योंकि वह विशाल भगवान समाधि से बहुत परिचित है। वह मकबरे के भीतर कुछ निषेधों और वस्तुओं का उपयोग भी कर सकता था, साथ ही सफलता के लिए आश्चर्य का तत्व भी। हालांकि वह मेरी छोटी चाची से टकरा गया और शायद गंभीर रूप से घायल हो गया। हाल ही में उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है, इसलिए हमें नहीं पता कि वह मर चुका है या ठीक होने के लिए कहीं छिपा हुआ है। तियानशिन अचानक रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और एक नेवले की तरह एक मुर्गी से नए साल की मुलाकात करते हुए लिनशेन से कहा, चलो इन उबाऊ मामलों के बारे में बात नहीं करते हैं। मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ बढ़िया है। NO12BN.C ओम। क्या बड़ी बात है? लिनशेन को लगा कि तियानशिन कुछ अजीब था और अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट गया। तियानशिन का उसके प्रति रवैया हमेशा से अच्छा नहीं रहा था, तो फिर उसके पास उसे दिखाने के लिए कुछ महान चीज क्यों होगी? तुम किस बात से डर रहे हो? मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए वाकई कुछ अच्छा है, मेरे साथ आओ। ये कहते हुए तियानशिन लिनशेन को पैराडाइज पैलेस में ले गया, फिर अपने कमरे में वापस भागा, कुछ निकाला, मुख्य हॉल में वापस आया और बड़ी सावधानी से उसे लिनशेन के सामने रख दिया। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? तियानशिन ने लिनशेन से बात करते हुए गर्व और आत्मसंतुष्टि के साथ उस वस्तु को थपथपाया। क्या ये हो सकता है? लिनशेन ने तियानशिन के हाथ में मौजूद वस्तु को देखा, उसकी अभिव्यक्ति बहुत अजीब हो गई। वह इस वस्तु से बहुत परिचित था, यह उन 3 खजाने की पेटियों में से एक थी, जो उसने रियल्म किंग ग्रह पर मूर्ति के सामने देखी थी। ठीक है, ये प्राचीन क्षेत्र के राजा के 3 खजाने की पेटियों में से एक है। आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? क्षेत्र के राजा टॉवर के लिए अंतिम पुरस्कार 3 खजाने की पेटियां हैं, शीर्ष 3 रैंक वाले व्यक्ति प्रत्येक एक खजाने की पेटी ले सकते हैं। बहुत बुरा है, आप इतने लंबे समय से वापस नहीं आए हैं और क्षेत्र के राजा टॉवर रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका चूक गए हैं, तियानशिन ने कहा। स्पष्टतः वह बहुत गर्वित था। लिनशेन ने मन ही मन सोचा, जब तक आप खजाने का संदूक नहीं खोलते, तब तक रुकिए, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अभी भी हंस सकते हैं। मुझे नहीं पता कि तियानशिन को कौन सा खजाना मिला, अगर यह पहले 2 में से एक है, तो यह मेरे द्वारा छोड़ा गया सांत्वना पुरस्कार है। अगर यह आखिरी है, तो वह शायद क्रोधित हो जाएगा। बिल्कुल भी बुरा नहीं है, तुम वास्तव में शीर्ष 3 में पहुंच गए हो। बाकी 2 कौन हैं, और तुम्हें कौन सा स्थान मिला है? लिनशेन ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, जब मैं कोई कार्रवाई करता हूं तो मुझे पहले स्थान पर रखा जाता है। मेरे पीछे जो 2 मूर्ख हैं, उनमें से एक का नाम एओडे बियाओ है, वह अल्ट्रबन जनजाति से होगा, दूसरे का नाम वानकेशन है, वह कोई इंसान ही होगा। क्या तुम उसे जानते हो? आज तियानशिन असामान्य रूप से धैर्यवान था, बिना किसी अधीरता के लिनशेन से बहुत सारी बातें कर रहा था। बैककोट नहीं जानता। लिनशेन ने अपना सिर हिलाया, उसे पता था कि तियानशिन उसके दिमाग में क्या योजना बना रहा था। तियानशिन की नज़र निश्चित रूप से अन्य 2 खजाने के बक्सों पर थी, और चूंकि वह स्वयं मानव मात्र ग्रह पर जाने में असमर्थ था, इसलिए वह वानकिशन में स्थित खजाने को पुनः प्राप्त करने के लिए लिनशेन की शक्ति का लाभ उठाना चाहता था। हालांकि लिनशेन वानकिशन को नहीं जानता था, उसने अनुमान लगाया कि वानकिशन वान परिवार से होगा। वान परिवार जैसे प्रमुख कबीले के अलावा मानव माता ग्रह पर ऐसे अधिक परिवार नहीं थे जो किसी ऐसे व्यक्ति को विकसित कर सके जो रियल्म किंग टॉवर में शीर्ष 3 में स्थान पा सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे नहीं जानते, आखिरकार हम सभी इंसान हैं। जब आप वापस धरती पर लौटेंगे तो आप उसे खोज सकते हैं। इस व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अभी तक किसी को नहीं पता कि ये प्राचीन क्षेत्र के राजा के खजाने के बक्से हैं। यदि आप संदूक वापस ले आते हैं, तो हम अंदर के खजाने को एक साथ साझा कर सकते हैं। तियानशिन ने लिनशेन के कंधे पर हाथ रखते हुए दोस्ताना तरीके से कहा, वैसे आपने मुझसे जो चाबी उधार ली थी, उसे पहले मुझे वापस दे दो। लिनशेन जानता था कि तियानशिन के पास उसके प्रति इतना दोस्ताना व्यवहार करने का कोई कारण नहीं था, ये पता चला कि वह यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। जो लोग शीर्ष 3 में रहे, उन्हें केवल खजाने का संदूक मिला, लेकिन चाबी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि तियानशिन संदूक खोलने में असमर्थ था और उसकी नज़र उस पर थी। मैंने तुमसे चाबी कब उधार ली थी?
लिन शेन ने तियानशिन की ओर देखते हुए आश्चर्य से पूछा। जब हम पहली बार रियल्म किंग प्लैनेट पर मिले थे तो मैंने इसे और एंजल रिवॉल्वर को तुम्हें उधार दिया था। क्या तुम भूल गए हो? तियानशिन ने धैर्यपूर्वक समझाया, हमारे रिश्ते के अनुसार तुम्हें चाबी मुझे वापस दे देनी चाहिए। जब मैं खजाने का संदूक खोलूंगा और उसमें से एक हिस्सा तुम्हारे साथ बांटूंगा, तब हम मिलकर बाकी 2 संदूक वापस पा सकेंगे। साथ मिलकर हम नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ओह, वह चाबी, क्या वह वही नहीं थी जो मैंने वापस ले ली थी? मैंने इसे उधार नहीं लिया था, लिन शेन ने अचानक एहसास का नाटक करते हुए कहा। तियानशिन के चेहरे पर मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई, लेकिन वह जल्दी ही अपनी स्वाभाविक मुस्कान पर लौट आया और बोला, ये लेना और न लेना क्या है? हम सभी भाई और दोस्त हैं। आइए भविष्य में आपसी लाभ के लिए मिलकर काम करें, हमारे पास बहुत समय है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, हम भाई या दोस्त नहीं हैं, मैं तुम्हारा चाचा हूं और तुम मेरे भतीजे हो। हम मजाक कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी पारिवारिक स्थिति को खराब नहीं कर सकते, लिन शेन ने गंभीरता से कहा। लिन शेन, क्या तुम सच में वह चेहरा फेंक दोगे जो मैं तुम्हें दे रहा हूं? तियानशिन का चेहरा काला पड़ गया और वह अचानक खड़ा हो गया और लिन शेन की नाक की ओर इशारा करते हुए उसे डांटा। तो तुम्हें अब चाबी नहीं चाहिए? लिन शेन ने उदासीनता से कहा। तियानशिन ने उपहास करते हुए कहा, मैं एक मित्र के रूप में आपके साथ इस पर सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी दयालुता को आपकी कमजोरी समझ लिया गया है। ऐसा लगता है कि मुझे आपको यह एहसास कराना चाहिए कि आप इस समय किस मुश्किल स्थिति में हैं। और वह दुविधा क्या है? लिन शेन ने तियानशिन की ओर देखते हुए पूछा। बिना उत्तर दिए, तियानशिन ने बस अपनी उंगली से इशारा किया और अनगिनत काले कण उसकी उंगलियों से उड़ गए, जो लिन शेन के सामने काले पंखों और काले कवच वाले एक देवदूत के रूप में संघनित हो गए, एक आत्मा आधार चढ़ाई। लिन शेन कुछ आश्चर्यचकित था। अगर यह प्राचीन क्षेत्र के राजा के खजाने की छाती के लिए नहीं होता, तो मैं बहुत पहले ही चढ़ गया होता, तियानशिन ने कुछ अहंकार से कहा। देखा, यह मेरा जीवन आधार है, 10वां मोड़ हृदयहीन देवदूत, जो पहले से ही तीसरे मोड़ पर है। मजबूत समर्थन होना अच्छी बात है, आपने अभी अभी चढ़ाई की है, और आपका जीवन आधार पहले से ही तीसरे मोड़ पर है, लिन शेन ने कुछ ईर्ष्या से कहा। क्या अब तुम्हें अपनी स्थिति का एहसास है? अब जबकि मैं एक आरोही हूं, हम एक ही स्तर पर नहीं हैं। मैं तुमसे सिर्फ अपनी चाची के चेहरे की वजह से ही अच्छे से बात कर पा रहा हूं। और तुम मेरी दयालुता को मेरे सामने फेंक रहे हो, मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हो, मुझे मेरा अधिकार वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हो, तुम खुद को इस स्थिति में क्यों डाल रहे हो? तियानशिन ने लिन शेन के सामने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मेरी चाची अगले कुछ दिनों तक वापस नहीं आएंगी, कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मुझे चाबी दो, मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो। अगर मैं ऐसा करता हूं, तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें मारने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। छोटे तियानशिन, अगर तुमने अच्छे से बात की होती और सम्मानपूर्वक मुझे अंकल कहा होता, तो मैं तुम्हें चाबी देने पर विचार कर सकता था। चूंकि तुम ऐसे हो, तो मैं वास्तव में आज तुम्हें चाबी नहीं दूंगा, लिन शेन ने उदासीनता से कहा। मौत की तलाश में हो? मेरी चाची की ममता पर भरोसा करके तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? तियानशिन का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, चूंकि तुम पिटाई को आमंत्रित कर रहे हो, तो मुझे दोष मत दो। अभी मैं तुम्हें खड़े होकर इसे देने दे रहा हूं, लेकिन अगर तुम नहीं दोगे, तो जल्द ही मैं तुम्हें घुटनों के बल पर बिठाकर चाबी देने के लिए भीख मांगने को मजबूर करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, तियानशिन का जीवन आधार, हार्टलेस एंजल, सीधे एक छाया की तरह लिन शेन की ओर थप्पड़ मारता हुआ आया। हार्टलेस एंजल अविश्वसनीय रूप से तेज था, संभवतः उसकी गति 100 के करीब थी, और इतनी कम दूरी के साथ ऐसा लग रहा था कि लिन शेन बिल्कुल भी चकमा नहीं दे पाएगा। लिन शेन ने तियानशिन के कदम का अनुमान लगा लिया था और वह पहले से ही कवच पहन चुका था और तुरंत सुपर बेस फॉर्म में प्रवेश कर गया। लगभग उसी समय जब हार्टलेस एंजल ने अपना कदम बढ़ाया, उसने कुचलने वाली ताकत के साथ ट्रिपल फिस्ट का प्रहार किया। जिद्दी अकेले इच्छा वाले गॉन्टलेट्स द्वारा संचालित ट्रिपल फिस्ट की मुट्ठी शक्ति ने हार्टलेस एंजल की हथेली को टक्कर मारी और वास्तव में उसे पीछे की ओर उड़ा दिया, जिससे असुरक्षित तियानशिन में टक्कर हो गई, जिससे व्यक्ति और देवदूत दोनों दीवार से टकरा गए। तियानशिन हैरान और क्रोधित था, उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन शेन की मुट्ठी शक्ति इतनी मजबूत होगी। यहां तक कि उसका तीसरा टर्न लाइफ बेस भी उससे मेल नहीं खा सका, और वह लगभग खून की उल्टी करने लगा। इससे पहले कि तियानशिन फिर से प्रतिक्रिया कर पाता, लिन शेन पहले से ही एक प्रेत की तरह उसके सामने था। उसने तियानशिन के सिर को पकड़ लिया और उसे जोर से फर्श पर दबा दिया, जिससे उसके चेहरे और जमीन के बीच एक जोरदार और तीव्र नजदीकी मुठभेड़ हुई। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी तुम्हारा सिर फोड़ सकता हूं? लिन शेन ने तियानशिन के सिर को एक घुटने से अपनी पीठ के निचले हिस्से पर दबाया, एक हाथ से उसके सिर को नीचे दबाया और दूसरे हाथ को मुट्ठी में बंद करके उसके सिर के ऊपर मडराते हुए रखा।
मुझे छूने की कोशिश करो और देखो, तुम मेरी चाची से नहीं डरते, रुको, मत करो। तियानशिन ने एक कठोर बात कहना शुरू किया, तभी उसके सिर के पीछे एक ध्वनि विस्फोट सुनाई दिया, जिससे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। वह तुरंत जोर से चिल्लाया। इस बिंदु पर तियानशिन को अपने कार्यों पर गहरा पछतावा हुआ। वह दिखावा करने में बहुत व्यस्त था और उसने लिन शेन की क्षमताओं का बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया था। अगर उसे पता होता कि लिन शेन के पास इतने शक्तिशाली तरीके हैं, तो वह उसे मौका नहीं देता। उसका तीसरा टन हार्टलेस एंजल अपनी असली ताकत नहीं दिखा सका, और 10वें टन स्पिरिट बेस आर्कएंजल की तलवार भी बेकार चली गई। यदि केवल तियानशिन लिन शेन के सामने इतना घमंडी नहीं होता, यदि केवल वह अधिक सतर्क होता, यदि केवल उसने अपने कौशल का सही ढंग से उपयोग किया होता, तो वह पहली मुठभेड़ में लिन शेन द्वारा पराजित नहीं होता। लिन शेन केवल उसे डराने की कोशिश कर रहा था और उसने अपनी मुट्ठी उसके सिर के पास पटक दी, जिससे फर्श पर गड्ढा हो गया। अगर तुम्हें चाबी चाहिए, तो मुझे सम्मानपूर्वक चाय पिलाओ और मुझे अंकल कहो। तब मैं इस पर विचार करूंगा। अगर तुमने अगली बार फिर मेरा अनादर किया, तो मैं तुम्हें अपनी चाची की ओर से सिखाऊंगा कि एक जूनियर की तरह कैसे व्यवहार करना चाहिए। लिन शेन ने तियानशिन को छोड़ दिया और खड़ा हो गया। तियानशिन उछल पड़ा, उसने अपने और लिन शेन के बीच दूरी बनाते हुए तेजी से आर्केंजेल की तलवार खींची, और चेहरे के ऐसे बदलाव के साथ जिसे अद्वितीय माना जा सकता था, उसने लिन शेन की ओर तलवार तान दी और शाप दिया, तुम कूड़े के टुकड़े, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन आता है, यहाँ तक कि स्वर्गीय पिता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। जैसे ही उसने ये कहा, तियानशिन के हाथ में महादूत की तलवार भयानक पवित्र प्रकाश के साथ फूट पड़ी, जो तुरंत प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई और लिन शेन पर गिर पड़ी। आर्केंजेल की तलवार का 10वां मोड़, बेस टैलेंट की वृद्धि के साथ, गति और शक्ति दोनों में एक अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गया था। आर्कहेंगल की तलवार इतनी शक्तिशाली थी, इसका कारण यह था कि इसमें स्वाभाविक रूप से दोहरी जीवन आधार प्रतिभा थी। इनमें से एक प्रतिभा को आर्केंजेल्स जजमेंट कहा जाता था, जो गति और शक्ति को दोगुना तथा विनाशकारी शक्ति को चौगुन कर सकती थी। दूसरी प्रतिभा को अमर तलवार शरीर के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ था कि चाहे कितनी भी बार आर्केंजेल की तलवार को नष्ट कर दिया जाए, ये स्वयं को एक तलवार में पुनः निर्मित कर सकती थी और इसे पूरी तरह से नष्ट करना लगभग असंभव था। जबरदस्त आक्रमण शक्ति और लगभग अजेयता ने आर्केंजेल की तलवार को सबसे शक्तिशाली आक्रामक जीवन आधारों में से एक बना दिया। यदि इसे देवदूत पुनर्जन्म की साधना करने वाले आरोही के साथ जोड़ दिया जाए, तथा उनके अपने अद्वितीय जन्मजात कौशलों को जोड़ दिया जाए, तो महादूत की तलवार की विस्फोटक शक्ति आरोही के बीच शीर्ष स्थान पर आ सकती है, तथा यह निर्वाण प्राणी को मारने की संभावनाओं को भी पलट सकती है। दुर्भाग्य से, तियानशिन का अभ्यास किया गया विकास कौशल एंजल पुनर्जन्म नहीं था, जिससे वह आर्केंजेल की तलवार को विशेष कौशल प्रदान करने में असमर्थ हो गया। फिर भी, जब कोसिमो आकाशीय अवतरण की अवस्था में था, तब आर्कहेंगल की तलवार के प्रहार की विनाशकारी शक्ति पहले ही कोसिमो की शक्ति से अधिक हो चुकी थी। लिन शेन ने अनुमान लगाया था कि यह बच्चा तियानशिन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और उसने एक धातु के स्तंभ के सामने खड़े होकर गुप्त रूप से अपने सहज कौशल को सक्रिय कर लिया था। आर्कहेंगल की तलवार बहुत तेज थी, लेकिन लिन शेन ने देखा कि तियानशिन का वार वास्तव में उसे मारने के लिए नहीं था, बल्कि उसके कंधे पर निशाना साध रहा था। जिस क्षण आर्कहेंगल की तलवार उस पर मारी गई, लिन शेन की चाल एक सपने की तरह थी, विचित्र विस्थापन में चकमा देने वाली चालें निष्पादित करते हुए, और आर्कहेंगल की तलवार के हमले से बाल बाल बच गए। उच्च मोड स्पिरिट बेस का उपयोग करने वाले निम्न मोड असेंडर में एक मूलभूत समस्या थी। असेंडर की प्रतिक्रिया समय और धारणा अक्सर उच्च मोड की गति के साथ तालमेल नहीं रख पाती थी, जिसके कारण नियंत्रण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती थीं। यह ऐसा है जैसे किसी ने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखा हो, यदि उसे एक सुपर कार भी दे दी जाए, तो भी उसे तेज गति से गाड़ी चलाते समय जटिल कार्य करने में कठिनाई होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि यह एक साधारण 10वीं बारी आत्मा आधार होता, तो तियानशिन को इसे एक सभ्य सीमा तक नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन आर्कएंजल की तलवार की दोगुनी गति के साथ, ये तियानशिन की दृश्य तीक्ष्णता और प्रतिक्रिया समय के लिए बहुत तेज था। आर्कहेंगल की तलवार के निशाने से चूक जाने के बाद, तियानशिन समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका, और तलवार सीधे लिन शेन के पीछे स्थित धातु के स्तंभ में जा लगी। लगता है तुम सच में यही मांग रहे हो, लिन शेन ने कहा। उसकी चाल भ्रामक थी, चमकदार और चमकदार कवच के साथ, वह तुरंत तियानशिन के सामने प्रकट हुआ। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है, तियानशिन ने चौंक कर कहा। लिन शेन की गति उससे भी ज्यादा तेज थी, जो 3rd टन असेंडर था। तियानशिन का शरीर कवच से ढका हुआ था, उसने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी, लेकिन महल का भव्य हॉल, हालांकि बड़ा था, केवल 10 मीटर ऊंचा था, जिससे वह अधिक ऊपर तक नहीं जा सका। लिन शेन ने शान से आगे बढ़ते हुए तियानशिन के करीब उड़ान भरी। तियानशिन बाएं और दाएं मुड़ा, ऊपर चढ़ा और नीचे आया, हवा में अत्यधिक युद्धाभ्यास किया, लेकिन ये देखकर भयभीत हो गया कि वह लिन शेन को नहीं हिला सका।
लिनशेन हवा में उसके पीछे पीछे रहा और एक हाथ से तियानशिन के सिर के पीछे को पकड़ लिया, उसे आसमान से नीचे दबाया। धप। तियानशिन का चेहरा फिर से फर्श से टकराया, उसके चेहरे का कवच टूट गया, जिससे उसका चेहरा अत्यंत विकृत हो गया, उसकी सामान्य सुंदरता और शान खत्म हो गई, वह अपने हाव भाव पर पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा। असंभव, आप एक म्यूटेटर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तियानशिन ये स्वीकार नहीं कर सका कि वह इन परिस्थितियों में भी लिनशेन के प्रभुत्व में था। यद्यपि लिनशेन ने पहले आर्कहेंगल की तलवार को फंसाकर कुछ चालाकी का सहारा लिया, लेकिन तियानशिन को यह स्पष्ट था कि आर्कहेंगल की तलवार की गति के साथ न केवल म्यूटेटर बल्कि एस्केंडर्स को भी चकमा देने में कठिनाई होगी। लिनशेन का आर्केंजेल की तलवार के प्रहार से बच पाना अपने आप में एक अत्यंत भयानक उपलब्धि थी। आश्वस्त नहीं, तो फिर चलें, लिनशेन ने तियानशिन को छोड़ते हुए कहा। तियानशिन जमीन से उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसने हमला करने की जल्दबाजी नहीं की और न ही उसे आर्कहेंगल की तलवार याद आई, वह बस एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ लिनशेन को देखता रहा। जब वह पहली बार लिनशेन से मिला, तो लिनशेन कुछ खास नहीं था। अगर उसे गंभीर चोटें न होती, जिससे वह कौशलहीन हो जाता, और लिनशेन को वेई वुफू की मदद न मिलती, तो वह लिनशेन को एक हाथ से मार सकता था। इसलिए, इस पूरे समय में, हालांकि तियानशिन लिनशेन से हारता रहा, फिर भी अंदर ही अंदर वह लिनशेन को नीची नज़र से देखता था। हालांकि, आज की लड़ाई ने तियानशिन के गौरव को गहरा झटका दिया। अब थर्ड टर्न असेंडर के रूप में, वह 2 बार लिनशेन के प्रभुत्व में था, जिसने उसे वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर किया। लिनशेन वास्तव में शक्तिशाली था और शायद उसके चचेरे भाई तियानशुन का निर्णय भी गलत नहीं था। ऐसी प्रतिभा, शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों में भी दुर्लभ थी। तियानशुन ने तियानशिन को बताया था कि लिनशेन ने 9वें टन कोसिमो को मार दिया था। लेकिन तियानशिन की नज़र में, मनुष्य बकवास थे और मानव 9वीं बारी आरोही सिर्फ बकवास आरोही थे। एक बकवास 9वीं बारी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब तियानशिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि लिनशेन की ताकत कुछ हद तक अपमानजनक थी। यदि वह अभी भी एक म्यूटेटर होता, तो शायद उसमें लिनशेन से लड़ने का साहस भी नहीं होता। लिनशेन, यद्यपि आप मजबूत हैं, मैं आपको हरा दूंगा और भविष्य में भी हराता रहूंगा। तियानशिन ने लिनशेन को देखा और अपने हाथ से इशारा किया, और आकाश में हार्टलेस एंजल का आधार आश्चर्यजनक रूप से अनगिनत काले पंखों में बिखर गया, जो तियानशिन के शरीर पर इकट्ठा हो गए। तियानशिन के मूल कवच के बाहरी भाग को काले पंखों के कवच ने ढक दिया था, तथा उसने काले पंखों की एक अतिरिक्त जोड़ी भी उगा ली थी, जिससे उसके मूल रूप से दोहरे पंख 4 हो गए थे। लिनशेन ने तियानशिन की गंभीरता को महसूस किया और जान गया कि तियानशिन गंभीर हो रहा है। AI powered stock predictions with 98.6% accuracy. Begin analysis. AI powered stock analysis and share price forecasts. यद्यपि ये केवल तीसरा मोड़ था, तथापि गंभीर तियानशिन से निपटना इतना आसान नहीं था। तो, अब कोई तलवार नहीं। लिनशेन ने धातु के स्तंभ पर महादूत की तलवार की ओर इशारा किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तियानशिन ने कहा, जब उसके चारों पंख एक साथ हिले, और उसके सिर के ऊपर का प्रभामंडल एक चमकदार पवित्र प्रकाश के साथ फूट पड़ा। धमाका। महल के भीतर एक भयानक आघात लहर उठी, लेकिन सौभाग्य से, ये स्थान तियानशुन का था, और शक्तियों का ऐसा टकराव महल को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। दोनों ने महल के भीतर जमकर लड़ाई की। लिनशेन ने अपनी सफिंग मुट्ठी और दानव हृदय उंगली को अपनी सहनशक्ति की चरम सीमा तक धकेल दिया, और फिर भी उसे बहुत अधिक लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हुई। अपने बेस के साथ विलय के बाद, तियानशिन की गति अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गई। उसके सभी जन्मजात कौशल गति से संबंधित प्रतीत हुए, जो मुख्य रूप से तेज गति की तकनीकों पर केंद्रित थे। लिनशेन के पास सफिंग फिस्ट को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और उसने उससे लड़ने के लिए डेमन हॉट फिंगर के साथ शुद्ध सफिंग स्टेप्स का सहारा लिया। जैसे जैसे सफिंग स्टेप्स तेज होते गए, सफिंग फिस्ट की बड़ी ऊर्जा की खपत के बिना, उनकी गति में भी सुधार हुआ। ऐसा लगा कि अनंत काल के बाद, वे दोनों महल के विपरीत दिशा में खड़े थे, सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे। टकराव का वह तीव्र स्तर दोनों के लिए लंबे समय तक टिक पाना मुश्किल था, और विजेता का फैसला होने से पहले ही वे अपनी सीमा पर पहुंच चुके थे। तुम भी इतने महान नहीं हो, इतने कम समय में इस तरह से हौंफ रहे हो, बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे हो। मेरी तरफ देखो, मैं जरा भी हौंफ नहीं रहा हूं। एक आदमी ऐसा ही होता है, तियानशिन ने एक धातु के स्तंभ पर झुकते हुए, जबरदस्ती अपनी सांस स्थिर रखते हुए कहा। आप हौंफ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ पाद रहे हैं, लिनशेन ने जवाब दिया। तुम ही फांक रहे हो, टीएम। अगर मेरी छोटी चाची की खातिर नहीं, तो आज मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालता, तियानशिन ने दांत पीसते हुए कहा। अगर तियानशुन की वजह से ऐसा नहीं होता, तो आप बहुत पहले ही नीचे गिर गए होते, लिनशेन ने गहरी सांस ली और कहा। ठीक है, अगर तुम सक्षम हो, तो कोशिश करो, देखो कौन पहले जमीन पर गिरता है। जरूर, आप कोशिश करें। आप इसे आजमाइए, इसे अजमाएं, इसे अजमाएं। लिनशेन ने लिन मियाओ से मुलाकात की और फिर पैराडाइज द्वीप छोड़कर सीधे ओल्ड यूके गांव चले गए।
उसे तियानशिन से पता चला कि वेई पहले ही जायंट रिंग स्टार पर आ चुका था और उसे ढूंढते हुए पैराडाइज आइलैंड भी आया था। तियानशुन ने लिन शेन को बताया कि वेई उसके लिए एक आरोही अंडा लाने आया था और शुरू में वेई को पैराडाइज द्वीप पर ही रखना चाहता था, लेकिन वेई ने ओल्ड यू के गांव में लौटने पर जोर दिया और पैराडाइज द्वीप पर नहीं रुका। तियान जून ने वेई को लिन शेन के दुर्भाग्य की संभावना के बारे में भी बताया, लेकिन वेई ने इस पर विश्वास नहीं किया और कहा कि वह लिन शेन की वापसी के लिए गांव में इंतजार करेगा। लिन शेन अब बस जल्द से जल्द वेई से मिलना चाहता था और फिर यून को लेने के लिए मीदू स्टार जाना चाहता था। यून विशालकाय रिंग स्टार से दूर चला गया था और केवल मीदू स्टार पर ही हो सकता था, लेकिन चूंकि लिन शेन 100 दिनों से अधिक समय से बेहोश था, इसलिए उसे नहीं पता था कि यून अभी भी वहां उसका इंतजार कर रहा है या नहीं। बूढ़े यू के गांव में लौटने पर लिन शेन को देखकर बूढ़े यू की प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। फिर भी चतुर होने के कारण बूढ़े यू के आश्चर्य का भाव जल्दी ही मुस्कान में बदल गया। लॉर्ड लिन, बाहर अफवाहों के अनुसार आपकी मृत्यु विशालकाय भगवान कब्रिस्तान में हुई थी, लेकिन मैंने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने इतने साल जिए हैं और अनगिनत लोगों को देखा है, और आपके चेहरे पर बहुत किस्मत दिखाई दे रही है, जिससे लगता है कि आप कम उम्र के व्यक्ति नहीं हैं। देखिए, मैं सही था, आप वापस आ गए हैं और पहले से भी बेहतर दिख रहे हैं। आप अभी भी तेज हैं, ओल्ड यू, लिन शेन ने विनम्रता से जवाब दिया और फिर पूछा, मेरा दोस्त यहाँ है ना? हाँ, 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 जब वह आया तो मैं खुद उसे लेने गया था। वह इन दिनों मेरे साथ रह रहा है और मैं उसकी अच्छी देखभाल कर रहा हूँ, आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैंने उसे आज बाहर आते नहीं देखा, उसे अभी भी घर में ही होना चाहिए। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, ओल्ड यू ने जल्दी से कहा। लिन शेन उस पत्थर के घर पर पहुंचे जहां वेई रह रहे थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला, वहां वेई वुफू खड़े थे, जिन्हें उन्होंने लंबे समय से नहीं देखा था। वेई, एक विदेशी दुनिया में होने के नाते एक पुराने दोस्त को फिर से देखकर लिन शेन भावुक होने से खुद को रोक नहीं सका। वेई ने कहा, रो मत, वहां कोई टिश्यू नहीं है। रोना, बकवास। लिन शेन हंसा और रोने लगा। वह केवल थोड़ा सा भावुक हो गया था और रोने का उसका कोई वास्तविक इरादा नहीं था। वेई की टिप्पणी से लिन शेन कुछ हद तक बचकाना लग रहा था। ये लो, तुम्हारा सामान। ओल्ड यू को दूर भेजने और पत्थर के घर का दरवाजा बंद करने के बाद वेई ने लिन शेन को एक बॉक्स दिया। वेई वुफू के स्वभाव को जानते हुए लिन शेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, एक पंचतत्व फल और एक पंचतत्व वृक्ष राजा फल निकाला और उन्हें उसे सौंप दिया, इन्हें खाओ, ये तुम्हारे गुणों को बढ़ाएंगे। सौभाग्य से ये फल पैराडाइज पैलेस में उनके अपने कमरे में ही छोड़ दिए गए थे, उन्हें जायंट गॉड कब्रिस्तान में नहीं ले जाया गया था, अन्यथा संभवतः उन्हें संरक्षित भी नहीं किया जा सकता था। बिना किसी बकवास के वेई ने फल ले लिया और तुरंत दोनों को एक साथ निगलना चाहा। जल्दी मत करो, इसे अभी खा लो, और दूसरे को अपने उत्थान के बाद लिन शेन ने जल्दी से वेई को रोक दिया। ये सुनने के बाद वेई ने नियमित 5 तत्व फल को फेंक दिया और 5 तत्व वृक्ष राजा फल को निगल लिया। आप चढ़ गए हैं। लिन शेन हैरान रह गया, लेकिन फिर उसे तुरंत समझ में आ गया, 100 दिनों से अधिक समय तक बेहोश रहने के बाद वेई का ऊपर उठ जाना सामान्य बात थी। वेई ने सिर हिलाया और अपने जीवन आधार को बुलाया। वेई का जीवन आधार बहुत ही अजीब लग रहा था। वास्तव में यह एक सफेद वस्त्र था, जो क्रिस्टल सिल्क से बुना गया था और ऐसा लगा था मानो दिव्य हो। ये किस तरह का जीवन आधार है? इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? लिन शेन ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उसने हवा में तैरते हुए नर्म सफेद लबादे की जांच की थी। ये पहली बार था जब उन्होंने इस प्रकार का जीवन आधार देखा था। नाम, सफेद वस्त्र, आधार प्रतिभा। सफेद वस्त्र पर वेई वुफू ने सीधे लिन शेन को आधार प्रतिभा के प्रभावों के बारे में बताया। साधारण लोग अपनी आधारभूत प्रतिभाओं को आसानी से किसी के सामने प्रकट नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। वेई वुफू इस बारे में बहुत स्पष्ट थे, जिससे वास्तव में पता चला कि उनके पास लिन शेन के खिलाफ कोई बचाव नहीं था। मैंने केवल येलो रोब अपॉन के बारे में सुना है, आपके लिए यह व्हाइट रोब अपॉन कैसे है? लिन शेन ने हंसते हुए कहा। बहुत अच्छा, वेई वुफू ने कहा। जारी रखें, लिन शेन ने वेई वुफू से आग्रह किया, वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसका दूसरा जीवन आधार क्या था। बस इतना ही, वेई वुफू ने अपना सिर हिलाया। बस इतना ही, ये कैसे हो सकता है? मैं आपके दूसरे जीवन आधार के बारे में बात कर रहा हूँ। इसे मुझे दिखाओ, क्या तुम अभी भी मुझसे रहस्य छिपा रहे हो? लिन शेन ने सोचा कि वेई वुफू ने इसे नहीं समझा है और फिर से समझाया। नहीं, वेई वुफू ने फिर अपना सिर हिलाया। नहीं। लिन शेन वेई वुफू को देखती रही, कुछ देर तक अवाक रही। उसने अनुमान लगा लिया था कि क्या हो रहा था। वेई वुफू के पास दोहरा जीवन आधार नहीं था, इसलिए केवल एक ही संभावना थी, उसने आरोहण के लिए आदिम अंडों का उपयोग नहीं किया था।
वेई वुफू द्वारा आरोहण के लिए आदिम अंडे का उपयोग न करने का एकमात्र कारण ये था कि उपयोग करने के लिए कोई दूसरा अंडा नहीं था, केवल एक ही था, जिसका अर्थ था कि वेई वुफू ने वह अंडा उसके लिए छोड़ दिया था और स्वयं आदिम अंडे के साथ आरोहण नहीं किया था। अप्रत्याशित। वेई वुफू झूठा नहीं था, और जब उसने ये दो शब्द कहे, तो ये उसके बोलने के सामान्य तरीके से पूरी तरह से अलग थे। लिन शेन ने बिना कुछ कहे वेई वुफू को देखा, क्योंकि अब कही गई कोई भी बात अनावश्यक लग रही थी। वेई वुफू ने सीधे तौर पर जीवन आधार को त्याग दिया था, जो कि आरोही के लिए जीवन का बलिदान करने से अलग नहीं था। एक कम जीवन आधार का मतलब था मौत की लड़ाई में कम से कम एक कम आधार प्रतिभा, और यह मामूली अंतर जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। यदि ये लिन शेन होता, तो वह निश्चित रूप से प्राइमवल अंडा किसी और को देने के लिए तैयार नहीं होता, फिर भी वेई वुफू ने ऐसा किया था, जैसे कि यह सबसे सामान्य बात थी, और यहां तक कि खोजे जाने के बाद वह थोड़ा शर्मिंदा भी लग रहा था। लिन शेन यह नहीं बता सकते कि उस क्षण उन्होंने क्या महसूस किया। वेई वुफू ने बार बार एक प्रजाति के रूप में लोगों की अपनी समझ को पुनः परिभाषित किया। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति वास्तव में अच्छा, अद्वितीय और बेजोड़ होता है। लिन शेन मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने चुपचाप कसम खाई वह इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। आरोहण पहले से ही तय था, और उसके पास वेई वुफू के लिए एक और जीवन आधार जोड़ने की क्षमता नहीं थी। इस व्यक्ति को उसे सुरक्षित रखना था। इस दुनिया में कोई बराबरी नहीं है। वेई वुफू भी मुस्कुराया। वैसे, वेई, तुम पहले इसे इस्तेमाल के लिए ले लो। मैं अभी तक ऊपर नहीं चढ़ा हूं, और मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। लिन शेन ने उत्परिवर्तित 7वें मोड के स्पिरिट बेस नाइट ग्लो फूल को वेई को फेंक दिया और कहा, इसकी क्षमताओं पर एक नजर डालें और खुद को इससे परिचित करें। हमें जल्द ही मीडू स्टार की यात्रा करने की जरूरत है, मुझे किसी को उठाना है। ठीक है। वेई ने नाइट ग्लो फूल लिया और अपनी ताकत से उसे सक्रिय कर दिया। रात्रिकालीन चमक वाला फूल तुरंत ही 7 रंगों वाली चमक में फूट पड़ा, जो किसी परीक्षा के राज्य से आए स्वप्निल फूल जैसा प्रतीत हो रहा था। वेई ने लिन शेन को बताया कि नाइट ग्लो फ्लावर में केवल एक ही मूल प्रतिभा है, जिसका नाम है नाइट ऑफ लाइट, जो वर्णन के अनुसार अंधेरे को रोशन कर सकती है। इस क्षमता ने लिन शेन को थोड़ा झटका दिया। अगर यह विशालकाय रिंग स्टार पर पहुंचने से पहले होता, तो उसे यह क्षमता काफी हैरान करने वाली लगती। लेकिन विशालकाय रिंग स्टार पर पहुंचने के बाद उन्हें समझ में आया कि अंधेरा काफी डरावना हो सकता है। नाइट ग्लो फ्लावर में अंधेरे को रोशन करने की शक्ति थी। ये देखना अभी बाकी था कि क्या ये विशालकाय रिंग स्टार की रात को रोशन कर सकता है। स्टार ट्रांसफर स्टेशन। ट्रांसफर स्टेशन के प्रवेश द्वार के सामने, यूं एक कोने में अपनी बाहों को पैरों के चारों ओर लपेटे बैठी थी, उसका चेहरा भावशून्य था। उसके होंठ फटे हुए थे और उसकी आंखें प्रवेश द्वार पर ध्यान से टिकी हुई थी। उसे डर था कि कहीं वह कुछ चूक न जाए। वह 100 से ज्यादा दिनों से यहाँ इंतजार कर रही थी। पहले तो उसके पास भूख मिटाने के लिए कुछ बेस म्यूटेशन फ्लूइड था, लेकिन जब फ्लूइड खत्म हो गया, तो उसने ज्यादा बेस म्यूटेशन फ्लूइड के लिए अपनी सारी कीमती चीजें बेच दी। उसने प्रवेश द्वार छोड़ने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर लिन शेन आ गया तो वह उसे नहीं ढूंढ पाएगा। अब, उसने आधे महीने से कुछ नहीं खाया था, और उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था। मीडू स्टार पर पानी के संसाधन बहुत कम थे और यहाँ पानी के लिए पैसे देने पड़ते थे। युन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह पानी भी नहीं पी सकती थी। युन हताश भाव से गेट की ओर देख रही थी, उसके चेहरे पर कुछ खालीपन सा था। उसने लिन शेन द्वारा दी गई विशालकाय भगवान की हड्डी को पकड़ लिया और खुद से बुदबुदाने लगी, वह आएगा। उसे आना ही चाहिए। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक सिवेट बिल्ली जैसा दिखने वाला आदमी, एक उन्नत युद्ध पोशाक पहने हुए, युन के पास आया और उसे देखा। बिना कुछ कहे, युन प्रवेश द्वार का दृश्य स्पष्ट रखने के लिए बस एक और खिसक गई। मैंने तुम्हें कई दिनों से यहाँ देखा है, तुम न कुछ खा रहे हो, न कुछ पी रहे हो। क्या तुम किसी परेशानी में हो? सिवेट जैसे दिखने वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये देखकर कि यूं ने उसे अनदेखा कर दिया, सिवेट जैसा दिखने वाला आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैं हुआंग यू हूँ, नाइटमेयर ग्रुप की मीडू स्टार शाखा का निदेशक। अगर आप इच्छुक हैं, तो आप हमारे नाइटमेयर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। दुष्स्वप्न समूह। युन थोड़ा हैरान था। उसने वास्तव में नाइटमेयर ग्रुप के बारे में सुना था। हालांकि इसे ब्रह्मांड में शीर्ष शक्ति नहीं माना जाता था, लेकिन नाइटमेयर ग्रुप का मुख्य व्यवसाय निम्न श्रेणी की जातियों के ग्रहों से प्रतिभाशाली व्यक्तियों की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षित करना और विकसित करना, और फिर उन्हें प्रतिभा की आवश्यकता वाली शक्तियों को सौंपना था। जब वह स्पिरिट ट्रेजर कबीले के साथ थी, तो नाइटमेयर ग्रुप ने उसे भर्ती के लिए संपर्क किया था, लेकिन उस समय मून रैबिट कबीले और स्पिरिट ट्रेजर कबीले दोनों के समर्थन के साथ उसका उनके साथ शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युन ने उस दूसरे व्यक्ति की जांच की जिसने खुद को हुआंग यू कहा था। धीरे धीरे उसे कुछ याद आ रहा था। ये हुआंग यू वही व्यक्ति लग रहा था जिसने स्पिरिट ट्रेजर कबीले के साथ रहने के दौरान उसे वापस भर्ती करने की कोशिश की थी। हालांकि
उस समय हुआंग यू केवल एक स्टार स्काउट था और अब वह एक शाखा निदेशक था और किसी भी शाखा का नहीं बल्कि मीदू स्टार जैसे उच्च श्रेणी के ग्रह का। मुझे याद है तुम स्पिरिट ट्रेजर कबीले में गए थे, युन ने कहा इससे पहले कि उसकी नज़र वापस प्रवेश द्वार पर चली जाए। हाँ हाँ, मुझे खुशी है कि तुम मुझे याद करते हो। उस समय तुम्हें भर्ती न कर पाना मेरे लिए हमेशा से एक अफसोस की बात रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तुमसे मिलूंगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें नाइटमेयर ग्रुप में भर्ती करना चाहूंगा। मुझे तुम में बहुत संभावनाएं दिखती हैं और मैं तुम्हें भर्ती के लिए उपलब्ध सबसे बेहतरीन प्रशिक्षण और उपचार प्रदान करूंगा। तुम इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हो, हुआंग यू ने कहा। NO वेल बीक जन डॉट सी ओम। मुझे खेद है लेकिन मेरा दुर्स्वप्न समूह में शामिल होने की कोई योजना नहीं है, युन ने अपना सिर हिलाया। यदि लिन शेन से मिलने से पहले युन की दोबारा हुआंग यू से मुलाकात हुई होती तो शायद उसने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया होता। हालांकि नाइटमेयर ग्रुप को प्रतिभाओं की तस्करी करने वाले बिचौलिए के रूप में देखा जा सकता है, कम से कम उन्होंने अपने द्वारा चुने गए लोगों को संसाधन और खेती प्रदान की। पर्याप्त प्रतिभा के साथ कोई व्यक्ति पर्याप्त संसाधन प्राप्त कर सकता है और यहां तक कि आरोहण के बाद कुछ प्रमुख शक्तियों में शामिल होने का अवसर भी पा सकता है। यू के लिए यह कोई ऐसा अवसर नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सके, विशेषकर हुआंग यू के आश्वासन के बाद। तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, है ना? मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूं और मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति का तुम इंतजार कर रहे हो वह आने वाला नहीं है। अगर वे आते तो उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था, हुआंग यू ने शांति से कहा। मैं तुमसे वाकई बहुत प्रभावित हूं और मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, नहीं तो इतने सालों बाद मैं तुम्हें एक नज़र में पहचान नहीं पाता। तुम्हारी प्रतिभा को दफन नहीं किया जाना चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें एक शीर्ष स्तरीय प्रशिक्षु अनुबंध दे सकता हूं और तुम्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित करने के लिए एक उपयुक्त कोच नियुक्त कर सकता हूं। मेरे पास तुम्हें यहां रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ब्रह्मांड में शीर्ष 1000 रैंकिंग के भीतर एक शक्तिशाली कबीले में भेजने की गारंटी दे सकता हूं। इस पर विचार करो और मुझे एक मौका दो और खुद को भी एक मौका दो। जैसे ही वह बोल रहा था, हुआंग यू ने बेस म्यूटेशन फ्लूइड से भरी एक बोतल नीचे रख दी। पहले तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगा, हुआंग यू ने कहा और फिर मुड़कर चला गया। अगले दिन जब हुआंग यू वापस आया तो उसने देखा कि यूं अभी भी दीवार के सहारे बैठा हुआ ट्रांसफर स्टेशन के गेट की ओर घूर रहा था। यून के सामने बेस म्यूटेशन फ्लूइड की बोतल बरकरार थी, ढक्कन नहीं खोला गया था, यहां तक कि छुआ भी नहीं गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुमने बेस म्यूटेशन फ्लूइड पी लिया है ना? अगर तुम नाइटमेयर ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते तो कोई बात नहीं, यह मेरी तरफ से एक निजी उपहार है, हुआंग यू ने कहा। युन ने बस अपना सिर हिलाया, धन्यवाद, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तुम बच्चे, हुआंग यू ने असहाय होकर आह भरी, उसने बेस म्यूटेशन फ्लूइड की बोतल उठाई, उस पर से धूल पोंछी और उसे फिर से युन के सामने रख दिया। वास्तव में ये ठीक है। मैं बस एक युवा व्यक्ति को ऐसी स्थिति में गिरते नहीं देखना चाहता, जिसका मैं सम्मान करता हूं। यदि तुम ऐसा करते रहे तो तुम मर जाओगे। धन्यवाद, मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है, युन ने फिर से अपना सिर हिलाते हुए हठपूर्वक कहा। इतनी मूर्खता मत करो, हुआंग यू ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा और चला गया। लगातार कई दिनों तक हुआंग यू हर दिन यून को देखने के लिए आया, लेकिन उसने कभी भी बेस म्यूटेशन फ्लूइड को नहीं छुआ जो उसने वहां छोड़ा था। यून की हालत बहुत खराब हो गई थी, वह भयंकर भूख और निर्जलीकरण से पीड़ित था। हालांकि यह बेस वेरिएंट जीवों के लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये कार्बन आधारित जीवन रूपों के लिए घातक था। यून केवल हड्डियों और त्वचा तक सीमित रह गई थी, उसका रंग मोम जैसा हो गया था, उसके होंठ फटे और सूखे थे तथा उन पर खून की हल्की धारियां दिखाई दे रही थीं। कुछ दिन पहले जब हुआंग यू आया था तब भी युन ने उसके साथ कुछ बातें की थीं। अब जब हुआंग यू वापस आया तो युन अब बात नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वह हुआंग यू को जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन वह बोलने में असमर्थ थी। वे आएंगे, उन्हें आना ही होगा। युन कुछ हतप्रभ सा बैठा रहा, कभी कभी कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाने में सफल हो जाता। क्या मूर्ख हो, आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या वह इसके लायक है? मेरी बात सुनो, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका इंतजार मरने तक किया जाए, जिंदा रहना सबसे महत्वपूर्ण है, हुआंग यू ने कहा। उसने आह भरते हुए आधी मरी हुई युन को देखा जो अभी भी यहाँ अपनी जगह पर पहरा दे रही थी। युन ने कुछ नहीं कहा, उसकी पलकें मुश्किल से उठ रही थीं, फिर भी उसने स्वयं को जागते रहने के लिए मजबूर किया और ट्रांसफर स्टेशन के गेट की ओर देखती रही। हुआंग यू कुछ और कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसने देखा कि युन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी आंखों में बेजान भाव अचानक रोशनी से भर गया। युन ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसकी भुजाएं जवाब दे गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी, वह बहुत कमजोर थी। इसके बावजूद युन ने फिर से उठने का प्रयास किया, उसकी आंखें रोशनी से भरी हुई थीं, वह आगे बढ़ी और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी जैसे कि उसने स्वर्ग के द्वार देख लिए हों।
अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया और वह आगे की ओर गिर पड़ी। जैसे ही हुआंग यू उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, एक अन्य व्यक्ति पहले ही आगे आ गया और उसने जमीन पर गिरने से पहले ही युन को पकड़ लिया। हुआंग यू ने भौहें सिकोड़ते हुए उस व्यक्ति का आकलन किया जो युन को गले लगा रहा था, जो एक युवा मानव पुरुष निकला। क्या तुम उसे जानते हो? हुआंग यू ने सबसे पहले पूछा। वह मेरा इंतजार कर रही है, लिन शेन ने हुआंग यू के प्रति कोई दुश्मनी नहीं दिखाते हुए कहा। हुआंग यू की जांच एक सामान्य प्रतिक्रिया थी जो किसी भी व्यक्ति की हो सकती है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? हुआंग यू ने आगे कहा। युन, लिन शेन ने बेस म्यूटेशन फ्लूइड की एक छोटी बोतल निकालते हुए जवाब दिया। बड़ी सावधानी से उसने इसे युन के होठों तक लाया और उसके गले में डाल दिया। हुआंग यू ने हल्का सा सिर हिलाया। युन के पहले के व्यवहार को देखते हुए ऐसा लगा कि यह आदमी वही है जिसका वह इंतजार कर रही थी। हुआंग यू ने लिन शेन की बारीकी से जांच की। वह ये जानने को उत्सुक था कि किस तरह का आदमी युन के समर्पित इंतजार के लायक होगा। वह कोई विशेष व्यक्ति नहीं था, केवल एक मानव पुरुष था। लेकिन उसके बगल में खड़ा मजबूत मानव पुरुष पहली नजर में ही अलग दिखाई दे रहा था, जिसमें एक विशिष्ट आभा थी जिसे सामान्य लोग नहीं दिखा सकते थे। दुर्भाग्य से हुआंग यू मानव माता ग्रह के मामलों का प्रभारी नहीं था, इसलिए उसे वहां की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं हुआंग यू हूं, नाइटमेयर ग्रुप के मीडू स्टार डिवीजन का निदेशक। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप मेरे घर पर एक ट्राईआउट के लिए आ सकते हैं, हुआंग यू ने लिन शेन और वेई वुफू को अपना कार्ड देते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धन्यवाद, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस पर विचार करूंगा, लिन शेन ने कहा और कार्ड लेकर रख दिया। मानव मां ग्रह पर वापस, लिन शेन को पहले से ही दुष्स्वप्न समूह से एक निमंत्रण मिला था। वह उस प्रतिभा स्काउट का नाम ठीक से याद नहीं कर सका, लेकिन उसे याद आया कि वह आदमी दुष्स्वप्न समूह से था। हुआंग यू ने वेई वुफू की ओर देखा और देखा कि वेई वुफू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जिससे वह कुछ हद तक निराश हो गया। वे जिन व्यक्तियों में रुचि रखते थे वे वेई वुफू और यूं थे। लिन शेन के लिए हुआंग यू की नज़र में वह बस एक अच्छा दिखने वाला इंसान और सुंदर लड़का था। युन की उत्सुक प्रतीक्षा को देखते हुए यह संभावना थी कि यह सुंदर लड़का उसका प्रेमी था। महिलाएं ऐसी प्राणी हैं जो पूरी तरह से तर्कहीन होती हैं, हुआंग यू ने विदा लेने से पहले कुछ लाचारी के साथ कहा। कुछ कदम चलने के बाद हुआंग यू अचानक पीछे मुड़ा और वेई वुफू से बोला, 2 दिनों में यह मीडू स्टार का वार्षिक सिटी ऑफ ब्यूटी फेस्टिवल होगा। नस्ल की परवाह किए बिना, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना कोई भी म्यूटेटर भाग ले सकता है। यदि आप रुचि रखते हैं तो आपको एक नज़र डालनी चाहिए, यह एक अवसर हो सकता है। ठीक है, वेई वुफू ने एक शब्द में उत्तर दिया। हुआंग यू को समझ नहीं आया कि क्या ये वेई वुफू के बोलने का तरीका था या फिर उसे वाकई कोई दिलचस्पी नहीं थी। हार मानते हुए हुआंग यू पीछे मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। सिटी ऑफ ब्यूटी फेस्टिवल किस लिए है? लिन शेन ने बेस म्यूटेशन फ्लूइड को थोड़ा थोड़ा करके युन को खिलाते हुए पूछा। वेई वुफू पहले से ही एक आरोही था और अब भाग लेने के लिए पात्र नहीं था, लेकिन लिन शेन अभी तक आरोही नहीं था, इसलिए उसके पास अभी भी मौका था। वह हुआंग यू से इस सिटी ऑफ ब्यूटी फेस्टिवल और तथाकथित अवसर के बारे में अधिक सुनना चाहता था। लिन शेन के सवाल पर हुआंग यू ने अपनी जगह पर रुककर वेई वुफू की ओर देखा और फिर समझाया, मीडू स्टार सेलेस्टियल रेस के प्राथमिक सितारों में से एक है। हालांकि यह सेलेस्टियल रेस का मदर स्टार नहीं है, लेकिन इसकी स्थिति सेलेस्टियल मदर स्टार, स्काई पिनेकल स्टार से कम नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मीडू स्टार को सुंदरता का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक महल है, जिसे सुंदरता के शहर के महल के नाम से जाना जाता है। यह एक अज्ञात युग का अवशेष है जो अविश्वसनीय जादुई शक्ति द्वारा संरक्षित है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा भी महल के दरवाजे नहीं खोल सकते, वे साल में केवल एक बार खुलते हैं। हुआंग यू ने विस्तृत विवरण दिया। ब्यूटी कैसल का शहर हर साल इसी समय 10 दिनों के लिए खुलता था। इन 10 दिनों के दौरान किसी भी जाति के म्यूटेटर्स इसमें शामिल हो सकते थे और अपना भाग्य आजमा सकते थे। ये भाग्य वास्तव में आरोही अंडा था। महल के भीतर अज्ञात स्रोतों से अनेक आरोही अंडे प्रकट हुए। वे वर्ष में एक बार खुलते थे और हालांकि उनके पहली बार खुलने के बाद कई वर्ष बीत चुके थे, फिर भी महल में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति नए आरोही अंडे पा सकता था। ये कहना कि उन्होंने एसेंशन अंडे ढूंढ लिए थे पूरी तरह से सही नहीं था, क्योंकि अंडे वास्तव में खोजे नहीं गए थे। महल के भीतर कई चर्च जैसी इमारतें थीं और इन पवित्र स्थलों में प्रवेश करने पर एक दिव्य मूर्ति के सामने एक असेंशन अंडे का दर्शन हो सकता था। अजीब बात यह है कि कुछ लोग चर्च से खाली हाथ लौटते हैं, जबकि बाद में उसी चर्च में प्रवेश करने वाले अन्य लोगों को वास्तव में एक असेंशन अंडा मिल जाता है। इसलिए इन चर्चों को दिव्य चयन का हॉल भी माना जाता था, जहां केवल ईश्वर द्वारा चुने गए लोग ही स्वर्गारोहण अंडा पा सकते थे। बेशक यह आम लोगों की मूर्खतापूर्ण धारणा मात्र थी। जो लोग सौंदर्य के शहर को वास्तव में समझते थे, वे जानते थे कि ईश्वर के समक्ष स्वर्गारोहण अंडा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास 3 मूल तत्व होने चाहिए।
पहला था क्रिस्टल ग्रेड बेस म्यूटेशन पूर्णता की प्राप्ति, जिसका अर्थ था 100% की बेस म्यूटेशन दर, जो किसी भी समय आरोहण के लिए तैयार हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरा था सुंदर और आकर्षक दिखना, हालांकि यह मानक आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता था क्योंकि हर जाति की सुंदरता के लिए अपने अपने मानदंड थे। हालांकि सौंदर्य के शहर में सुंदरता को परिभाषित करने का अपना तरीका था, जो जरूरी नहीं कि हर किसी के सौंदर्य शास्त्र के अनुकूल हो। इसलिए जिन व्यक्तियों को उनकी जाति आकर्षक मानती है, उन्हें सौंदर्य नगर द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता और वे खाली हाथ लौट सकते हैं। तीसरा था पर्याप्त शक्ति। कोई भी म्यूटेटर खुले दिनों में सौंदर्य के शहर में प्रवेश कर सकता था, लेकिन चर्चों में प्रवेश करने के लिए किसी के पास व्यक्तिगत रूप से उनके भव्य दरवाजों को खोलने की शक्ति होनी चाहिए। बेशक ऐसे दुर्लभ उदाहरण हैं जहां जिन लोगों को ये तीन तत्व नहीं मिले, उन्हें ईश्वर से पहले आरोही अंडे मिल गए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त आरोही अंडों की प्रजातियां बाहरी दुनिया में लगभग अदृश्य थीं, जिनमें यूनिकॉर्न प्रीमियम स्पीड आरोही पालतू जानवर सबसे आम थे। प्रत्येक वर्ष ऐसे लोग भी होते थे जिन्हें उत्परिवर्तित आरोही पालतू जानवर प्राप्त होते थे, तथा किंवदंती है कि एक बार किसी को देवदूत के समान एक पालतू जानवर प्राप्त हुआ था। ईश्वर द्वारा प्रदत्त उद्गम अंडों की अनेक किस्में थीं, फिर भी सभी पालतू जानवरों में एक बात समान थी, वे अविश्वसनीय रूप से सुंदर थे। सौंदर्य के शहर में कोई भी बदसूरत पालतू जानवर पैदा नहीं किया गया। ये बहुत दिलचस्प है, लिनशेन ने ये सुनने के बाद टिप्पणी की। चूंकि वह वैसे भी यहाँ था, इसलिए उसने सोचा कि यह अनुभव के लिए यहाँ आना उचित होगा। यदि उसे उत्परिवर्तित आरोही अंडा मिल जाए, और यदि वह उसके अनुकूल हो, तो वह इसका उपयोग अपने पालतू जानवर को आरोही बनाने के लिए कर सकता है। क्या कोई सौंदर्य के शहर के महल में प्रवेश कर सकता है? लिनशेन ने पूछा। इसे एक बार कुछ समय के लिए दिव्य लोगों द्वारा सील कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से खोल दिया गया। अब किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति 1000 स्वर्गीय मुद्रा के लिए सौंदर्य के शहर में प्रवेश कर सकता है, हुआंग यू ने यूं पर अपनी नजर टिकाते हुए कहा। लिनशेन द्वारा कुछ बेस म्यूटेशन फ्लूइड पिलाए जाने के बाद यून अंततः होश में आई और यह महसूस करते हुए कि उसे लिनशेन ने पकड़ रखा है, उसने जल्दी से छूटने की कोशिश की। हिलना मत, तुम बहुत कमजोर हो, लिनशेन ने आह भरते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा यहीं इंतजार करो, जब तक तुम बेहोश न हो जाओ, तब तक यहाँ मत रुको। क्या तुम इस बीच कुछ खाने पीने के लिए नहीं ढूंढ सकते थे? मुझे डर था कि तुम आओगे और मुझे नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, युन ने डरते हुए कहा, बिना आगे संघर्ष किए। लिनशेन उसकी बातों से अचंभित रह गया। अगर वह यहाँ आया होता और उसे नहीं पाया होता, तो शायद वह भी युन की तरह ही सोचता। इस विचार के साथ लिनशेन को अपराध बोध का एहसास हुआ। ये सब अब अतीत की बात है। मैं यहाँ हूँ, और अब से मेरे अलावा कोई भी तुम्हें इस तरह से पीड़ित नहीं करेगा। धन्यवाद। युन पहले के शब्दों से भावुक हो गई, उसकी भावनाएं उबलने लगी, उसकी आंखों के कोने थोड़े लाल हो गए, लेकिन अंत में उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह होश में आए और उसका मन प्रश्न चिन्हों से भर गया। मीदू स्टार पर वार्षिक सिटी ऑफ ब्यूटी उत्सव असाधारण रूप से जीवंत था, और लिनशेन की तिकड़ी मीदू स्टार की सड़कों पर चली, और आकाश में उड़ते वाहनों की एक निरंतर धारा को देखा, जो लोगों की एक नदी की तरह हलचल कर रही थी। क्या हम एक इंटरस्टेलर कम्युनिकेटर खरीदने चलें? मीदू स्टार पर लिनशेन को वास्तव में महसूस हुआ कि वह एक अंतरतारकीय सभ्यता में प्रवेश कर गया है, न कि मानव मात्र ग्रह पर जहां सभ्यता खंडहर में थी। तियानशिन को पहले भी इंटरस्टेलर कम्युनिकेटर का इस्तेमाल करते हुए देखने के बाद लिनशेन को भी इसे पाने की इच्छा हो रही थी। वह इसे अभी पाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह इस विचार पर काम कर पाता, वह विशालकाय भगवान समाधि में चला गया। इस बार मीडू स्टार के अत्यधिक उन्नत ग्रह पर होना एक इंटरस्टेलर कम्युनिकेटर खरीदने का सही अवसर था, ताकि ब्रह्मांड से समाचार आसानी से मिल सके। अगर उसके बड़े भाइयों के बारे में कोई खबर होती, तो वह समय रहते जान पाता, जिससे उसके अपने लोगों के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहना अधिक सुविधाजनक हो जाता। यद्यपि यांत्रिक कलाई घड़ी में भी संचार क्षमताएं थीं, लेकिन गैजेट स्वयं क्षतिग्रस्त हो गया था, तथा उसके कुछ कार्य अप्राप्य थे। एक त्वरित पूछताछ ने उन्हें इंटरस्टेलर कम्युनिकेटर बेचने वाले स्टोर तक पहुंचाया। तीनों शहर के पैदल यात्री ट्रैक पर खड़े थे, जो स्वचालित रूप से चलता था, विभिन्न गगनचुंबी इमारतों के बीच से गुजरता हुआ उन्हें सीधे उस ऊंची दुकान के सामने ले जाता था जहां वे जाना चाहते थे, बिना उन्हें चलने की जरूरत के। एकमात्र कमी ये थी कि सेवा वास्तव में शुल्क लेती थी। मीदू स्टार पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो शुल्क न लेता हो। स्टोर में प्रवेश करते ही दरवाजा स्वतः ही खुल गया और एक आभासी मार्गदर्शक तुरंत उनके सामने प्रकट हो गया, जो एक बहुत ही प्यारे आकाशीय प्राणी का रूप ले रहा था। सम्माननीय अतिथियों, मिया कम्युनिकेशन में आपका स्वागत है। शियाओया हमेशा से आपके बुलावे का इंतजार कर रही है। आप शियाओया के प्रकार भी चुन सकते हैं, जिसमें शुद्ध, लोली, परिपक्व, कुलीन, तसुंडेरे शामिल हैं। और चयन के लिए विभिन्न पेशेवर पोशाकें उपलब्ध हैं। आभासी गाइड की आवाज मधुर थी, और उसकी छवि शुद्ध और मनमोहक थी। क्या ये जगह संचारक बेच रही है, या आभासी प्रेमी?
सोच रही हूँ कि क्या मैं अपने घर के लिए इनमें से कोई चीज़ खरीद सकती हूँ। लिन शेन ने सोचा, उसके मन में पहले से ही कुछ विशेष विचार थे। लिन शेन और वेई वुफू पहली बार ऐसी चीज़ देख रहे थे। युन ने पहले भी कुछ देखा था, इसलिए उसने मुख्य रूप से ऑपरेशन को संभाला। स्टोर में कोई वास्तविक क्लर्क नहीं था, हर चीज़ की सेवा बुद्धिमान आभासी गाइड द्वारा की जाती थी। स्टोर में कोई भौतिक सामान नहीं था, सभी उत्पादों को होलोग्राफिक रूप से प्रोजेक्ट किया जा सकता था ताकि वे लगभग वास्तविक चीज़ के समान दिखें। उनके विभिन्न कार्य आजमाने के लिए उपलब्ध थे। वस्तुओं को शारीरिक रूप से छूने में असमर्थता के अलावा वे लगभग असली जैसी ही थीं। यू द्वारा यह उल्लेख किए जाने के बाद कि वे संचारक खरीदना चाहते हैं, शियाओया ने तुरंत विभिन्न संचारकों की होलोग्राफिक छवियां प्रक्षेपित की, जिनमें 10,000 से अधिक स्वर्गीय मुद्रा की कीमत वाले निम्न स्तरीय उत्पादों से लेकर दसियों मिलियन की कीमत वाले उच्च स्तरीय उत्पाद शामिल थे। डिस्प्ले पर संचारकों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी। NOWELL-BE-IN.COM पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सौभाग्य से, केवल एक प्रश्न के साथ, ज़ियाओया ने विभिन्न संचारकों के कार्यों को स्पष्ट रूप से समझाया और यहां तक कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर उत्पाद सिफारिशें भी कीं। लिन शेन को जल्दी ही पता चल गया कि 10,000 से ज्यादा कीमत वाला एक संचारक सिर्फ संदेश ही भेज सकता है। कॉल करने के लिए किसी को कम से कम 30 या 40,000 की कीमत वाले उत्पाद की जरूरत होगी, और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन संचार के लिए कीमत 1 लाख से ज्यादा से शुरू होती है। यदि हमें इसकी आवश्यकता केवल संचार के लिए है, तो एक नियमित संचारक पर्याप्त होगा, युन ने फुसफुसाते हुए कहा। माननीय अतिथि, नवीनतम मीडू M79 कम्युनिकेटर खरीदकर आप शियाओया को घर ले जा सकते हैं। अलग अलग पोशाकों और व्यक्तित्वों के अलावा, मीडू M79 में नव विकसित कंपन सुविधा भी है। शियाओया ने आंखें झपकाते हुए कहा। कंपन सुविधा बहुत उपयोगी नहीं है। लिन शेन ने हल्के से खांसते हुए पूछा, मीडू M79 कितने का है? माइडू M79 वर्तमान में नए बाजार प्रमोशन मूल्य पर है, केवल 499, 999। ये बहुत महंगा है। जरूरी नहीं है। ठीक है, माननीय अतिथि, ज़ियाओया को खेद है। ज़ियाओया बस लंबी, एकाकी, ठंडी रातों के दौरान कंपन सुविधा के माध्यम से कुछ आराम और साथ देना चाहती थी। यदि प्रतिष्ठित अतिथि को इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ज़ियाओया अन्य उत्पादों की सिफारिश करेगी जो आपके लिए अधिक उपयुक्त हैं। उन फैंसी फीचर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यवहारिकता ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं 3 मीडू M79 खरीदूंगा। क्या कोई छूट है? दुकान से बाहर निकलते समय तीनों लोगों के हाथ में नवीनतम मीडू M79 कम्युनिकेटर था। इन 3 संचारकों को खरीदने के लिए लिन शेन ने सचमुच बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था, किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मीडू M79 का होलोग्राफिक प्रक्षेपण इतना स्पष्ट था और इसका संकेत इतना मजबूत था कि यह विभिन्न ग्रहों पर अंतरतारकीय समाचार प्राप्त कर सकता था। सुंदर शहर महोत्सव की परिक्रमा पर, लिन शेन ने कंगन के आकार का संचारक सक्रिय किया और ब्रह्मांडीय समाचारों के विभिन्न टुकड़ों को ब्राउज किया। जल्द ही एक खबर ने उसका ध्यान खींचा। अपराजित राजा एक एक्विजिट हॉट को चुनौती देने में विफल रहा था और एक बार फिर बिना किसी नुकसान के बच निकला था, जिसने उसके भागने के स्तर का एक नया रिकॉर्ड बनाया। लिन शेन ने शियाओया से अपराजित राजा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए खोज की और पाया कि 3 महीनों के दौरान जब वह बेहोश था, उसके बड़े भाई ने विभिन्न जातियों के कई प्रसिद्ध आरोही को चुनौती दी थी, और अंत में, वह हमेशा सुरक्षित रूप से भागने में कामयाब रहा था। आप यह नहीं कह सकते कि वह पूरी तरह से पराजित हो गया था, लेकिन सच तो यह है कि वह कभी जीता ही नहीं था। क्योंकि उसने DS बड़ी ई को चुनौती दी थी, इसलिए बहुत से लोग उससे निपटना चाहते थे। कुछ लोग उसे नापसंद करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उसे हराने से मिलने वाली प्रसिद्धि चाहते थे। किसी ऐसे व्यक्ति को गिराना जिसे DS बड़ी ई भी नहीं संभाल सके, कुछ लोगों के लिए काफी आकर्षक था। इसलिए, विभिन्न जातियों के अधिकांश विशेषज्ञों ने लिन जियांगडोंग द्वारा जारी चुनौतियों को स्वीकार किया और उसे हराने की कोशिश की, लेकिन अंत में कोई भी सफल नहीं हुआ। अपने आप को दिए गए उपनाम अपराजित राजा के अलावा, ब्रह्मांड में अधिक लोग अब उसे पलायन राजा कहने लगे। मैं बड़े भाई से कैसे संपर्क कर सकता हूँ? ऐसा लगता है कि मैं केवल उसकी अगली चुनौती का इंतजार कर सकता हूं और फिर उसे खोजने के लिए उस ग्रह पर जा सकता हूं जहां चुनौती होती है, लिन शेन ने खुद से सोचा। वे तीनों सिटी ऑफ ब्यूटी फेस्टिवल में पहुंचे और प्रसिद्ध सिटी ऑफ ब्यूटी कैसल को देखा। ये वैसा कुछ भी नहीं था जैसा उन्होंने कल्पना की थी। ब्यूटी कैसल का शहर बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, बल्कि उदास और डरावना था। पूरा महल अंधकार में और डरावना लग रहा था, इसकी दीवारें पुरानी और टूटी हुई थीं, काली काई से ढकी हुई थीं। चारों ओर मुरझाए, मुड़ने हुए, सूखे पेड़ थे जो परियों की कहानियों में पाई जाने वाली किसी चुड़ैल के घर जैसे लग रहे थे। महल के बाहर हर जगह लोग थे, कुछ लोग वहां त्योहार मनाने आए थे, लेकिन अधिकतर लोग विक्रेता थे। ये विक्रेता स्नैक्स या खिलौने नहीं बेच रहे थे, बल्कि म्यूटेटर्स के महल से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तथा उन्हें उम्मीद थी कि वे उनके द्वारा प्राप्त किए गए असेंशन अंडे को बहुत ऊंचे दामों पर खरीद लेंगे।
क्या हम कुछ असेंशन अंडे अंदर ले जा सकते हैं और फिर दिखावा कर सकते हैं कि वे सौंदर्य के शहर से प्राप्त किए गए थे और उन्हें बेच सकते हैं? लिन शेन ने यून से फुसफुसाया। सौंदर्य के शहर से लाए गए आरोही अंडे समान श्रेणी के आरोही अंडे की तुलना में कई गुना अधिक कीमत पर बेचे जा सकते थे और इसने लिन शेन को बहुत लुभाया। उन 3 संचारकों को खरीदने के बाद उसके पास सचमुच पैसे की कमी हो गई थी। लेकिन जल्द ही लिन शेन को एहसास हुआ कि यह संभव नहीं था, क्योंकि महल में किसी ने एक आरोही अंडा प्राप्त किया था, और फिर उसने महल के अंदर से प्रकाश की एक किरण को निकलते देखा, जिससे आकाश में एक होलोग्राफिक छवि जैसी आकृति बन गई। छायाचित्र में एक आरोही अंडा दिखाई दिया और फिर प्रकाश छवि के भीतर तेजी से रूपांतरित होकर एक सुंदर महिला योगिनी की आकृति में बदल गया, जो एक जीवन आधार पकड़े हुए थी जो एक जादू की छड़ी जैसा दिखता था। लाइट एल्फ। किसी ने लाइट एल्फ प्राप्त कर लिया है। होलोग्राफ में आरोही प्राणी की छवि को देखकर भीड़ तुरंत उत्साहित हो गई। व्यापारी उत्सुकता से महल के मुख्य द्वार की ओर देख रहे थे और बाहर निकलने वाले हर म्यूटेटर पर नजर रख रहे थे। तुम बाहर हमारा इंतजार करो, लिन शेन ने यून के साथ अंदर जाने की तैयारी करते हुए कहा। चून की वेई वुफू पहले से ही आरोहण स्तर पर था, इसलिए वह सौंदर्य के शहर में प्रवेश नहीं कर सका और उसे बाहर इंतजार करना पड़ा। मैं नहीं जा सकती, अंदर जाना सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी। मैं भी बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। युन ने इनकार में अपने हाथ हिलाए। खुद पर विश्वास की कमी थी और यह विश्वास था कि मिश्र धातु स्तर के किसी व्यक्ति के रूप में वह निश्चित रूप से एक आरोही अंडा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी। असेंशन एग मिलना कोई मायने नहीं रखता। हम इतनी दूर से आए हैं, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। लिन शेन ने युन के विरोध को नजरअंदाज कर दिया, शुल्क का भुगतान किया और उसे अंदर खींच लिया। युन को बहुत असहाय तरीके से घसीटा गया। महल में प्रवेश करने पर उन्होंने पाया कि यह बाहर से जितना दिखता था उससे कहीं अधिक जीर्ण शीर्ण था। हर जगह अंधेरे और डरावने पुराने घर थे, जिनमें से कई ढह गए थे। सड़कों पर पत्थर की पटियाएं भी अधूरी थीं, जगह जगह गड्ढे और उबड़ खाबड़ रास्ते थे। सौभाग्यवश यहाँ विभिन्न जातियों के बहुत से लोग मौजूद थे, जिससे उदास माहौल कुछ हद तक हल्का हो गया। लिन शेन ने देखा कि बहुत से लोग चर्च जैसी इमारत के सामने कतार में खड़े हैं। लाइन में इंतजार करना पसंद नहीं करते, इसलिए वह यून के साथ चलते रहे और देखते रहे कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां उन्हें कतार में नहीं लगना पड़े। कुछ देर तक महल में घूमने और कई चर्च शैली की इमारतों को देखने के बाद, जिनमें प्रवेश के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई थीं, लिन शेन को कुछ निराशा महसूस हुई। यहाँ लाइन में कम लोग हैं। चलो जल्दी से लाइन में लगें, लिन शेन ने तत्काल कहा जब उसे अंततः एक चर्च मिला जिसके सामने केवल 2 लोग कतार में खड़े थे, और उसने जल्दी से यून को कतार में शामिल होने के लिए खींच लिया। उनके सामने खड़े 2 लोगों ने अपना सिर घुमाकर उनकी ओर देखा, तथा उनके चेहरे स्पष्ट रूप से देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। सबसे आगे खड़े दिव्य पुरुष ने बस उनकी ओर देखा और फिर अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, अब उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। पीछे खड़े व्यक्ति ने उनकी ओर देखा और फिर लिन शेन पर ध्यान केंद्रित किया, तथा काफी देर तक उसे देखता रहा। दोस्त, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? लिन शेन ने अपने सामने खड़े दूसरी जाति के चमगादड़ पंख वाले आदमी से पूछा। नहीं, हम नहीं जानते, चमगादड़ पंख वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इंसान हैं, है न? क्या कोई समस्या है? लिन शेन ने भौहें सिकोड़ी। कोई समस्या नहीं है। मेरा एक मानव मित्र था और हम दोनों के बीच काफी अच्छी बनती थी, इसलिए मुझे मनुष्य काफी पसंद हैं। चमगादड़ के पंख वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप जानते हैं कि यहाँ इतने कम लोग कतार में क्यों खड़े हैं? क्यों? लिन शेन मूर्ख नहीं था। बेशक, वह जानता था कि छोटी कतार का मतलब है कि इसके पीछे कोई कारण होगा। अन्यथा अन्य चर्चों में तो लोग खचाखच भरे रहते थे, तो यहाँ कम लोग क्यों होंगे? हालांकि लिन शेन को इन चीजों की परवाह नहीं थी। एक म्यूटेटर के रूप में, अगर अन्य म्यूटेटर किसी स्थान पर प्रवेश कर सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह भी कर सकता था। वैसे भी वह पहले तो घुसने वाला था। अगर कोई समस्या होती तो वह यून को अंदर न जाने के लिए कह सकता था। चमगादड़ के पंख वाले आदमी ने हंसते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चर्च के दरवाजे को खोलने के लिए 100 से अधिक ताकत की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप दरवाजे से अंदर भी नहीं जा सकते। दरवाजा खोलने के लिए इतनी मजबूत ताकत की जरूरत होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ लाइन में इतने कम लोग हैं, लिन शेन ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा। एक शीर्ष म्यूटेटर की ताकत केवल 40 के आसपास होती है। ताकत को दोगुना करने के कौशल के साथ भी कोई केवल 80 की ताकत तक ही पहुंच सकता है। चून की दरवाजे के लिए 100 से अधिक ताकत की आवश्यकता होती है, इसलिए यह संभावना है कि अधिकांश म्यूटेटर इसे खोलने में सक्षम नहीं होंगे। तुम्हें जल्दी से किसी दूसरी जगह जाकर लाइन में लगना चाहिए। अपना समय यहाँ बर्बाद मत करो, चमगादड़ के पंख वाले आदमी ने सलाह दी। चलो पहले देख लेते हैं, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। बैटमैन ने और कुछ नहीं कहा और उसी क्षण चर्च का दरवाजा खुला और अंदर से एक टाइगर व्यक्ति बाहर आया। टाइगर व्यक्ति के उदास चेहरे को देखकर यह स्पष्ट था कि उसे असेंशन अंडा नहीं मिला था।
वास्तव में उसके चेहरे के भावों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यदि कोई आरोही अंडा पाया गया होता तो चच से प्रकाश की किरणें प्रक्षेपित होती, जो आरोही अंडे का आकार और उसमें से किस प्रकार का पालतू बच्चा निकलेगा, ये दिखाती। कुछ समय पहले महल के चारों ओर घूमते समय मैंने चर्च को 2 बार चमकते हुए देखा था। टाइगर व्यक्ति के उभरने के बाद सेलेस्टियल चर्च के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर चला गया। जैसे ही उसने चर्च के बड़े दरवाजे पर अपने हाथ रखे और उसे खोलने के लिए धीरे धीरे बल लगाया, उसके सिर के ऊपर एक प्रभामंडल दिखाई दिया और उसके कवच पर रहस्यमयी रक्त के निशान उभर आए। ऐसा लगता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए वास्तव में 100 से अधिक की ताकत की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि इन कुछ व्यक्तियों की ताकत क्रिस्टल बेस स्तर के वेई से कम नहीं होनी चाहिए, लिन शेन ने कुछ आश्चर्य के साथ सोचा। मानव मात्र ग्रह पर शायद ही कभी देखे जाने वाले पात्रों को मीडू स्टार पर आसानी से देखा जा सकता है, जिनमें से 3 आकस्मिक रूप से दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड वास्तव में असाधारण व्यक्तियों से भरा पड़ा है। विचार करने पर लिन शेन को ये बात समझ में आ गई। गांव में 1 या 2 सुंदर महिलाओं का शहर की शान होना बड़ी बात है, लेकिन बड़े शहर में सुंदरियां हर जगह होती हैं और गांव की सुंदरियां अलग नहीं दिखती। सेलेस्टियल को चर्च में प्रवेश करते देख बड़ा दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। थोड़ी देर बाद चर्च का दरवाजा फिर से खुला और सेलेस्टियल निराश होकर बाहर निकला, क्योंकि उसके प्रयासों से कोई लाभ नहीं हुआ था। क्या वास्तव में इस चर्च के अंदर एक आरोही अंडा है? लिन शेन ने आश्चर्य व्यक्त किया, यह अनुमान लगाते हुए कि क्या चर्च का आरोही अंडा पहले से ही गायब हो गया है। वह टाइगर व्यक्ति के रूप रंग का अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन सेलेस्टियल अत्यंत सुंदर लग रहा था। उसके पास दरवाजा खोलने की ताकत थी और वह शीर्षस्थ क्रिस्टल बेस का रहा होगा। हुआंग यू ने 3 प्रमुख कारकों की बात की थी और लिन शेन के विचार में ये दिव्य उन सभी को पूरा करता था, फिर भी उसने आरोही अंडा प्राप्त नहीं किया था, जिससे लिन शेन को संदेह हुआ कि क्या अंदर कोई अंडा था। इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वर्गारोहण अंडा निश्चित रूप से वहां है, बस इस चर्च के अंदर का अंडा पाना कठिन है। इन 3 कारकों के अलावा इस चर्च से स्वर्गारोहण अंडा प्राप्त करना भी भाग्य पर निर्भर करता है, बैटमैन ने चर्च के बड़े दरवाजे के पास पहुंचते हुए कहा। उसके शरीर पर काला कवच प्रकट हो गया, जो उसे घेरे हुए था, तथा उसकी छाती के बीच में चमगादड़ के आकार का सफेद प्रतीक चमक रहा था। जैसे ही उसके हाथों ने चर्च के बड़े दरवाजे को छुआ, उसकी पीठ पर स्थित चमगादड़ का पंख फैल गया और बिजली की तरह प्रकाश के पैटर्न चमक उठे। दरवाजा धीरे धीरे खोला गया और जल्द ही बैटमैन दरवाजे से अंदर आ गया। लिन शेन और यू कुछ देर तक बाहर से देखते रहे, जब अचानक चर्च के ऊपर से प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने आकाश में एक बैंगनी रंग के आरोही अंडे की छवि को प्रक्षेपित किया। जैसे जैसे छवि विकसित हुई, बैंगनी रंग का आरोही अंडा एक आरोही प्राणी में परिवर्तित हो गया, जिसने गहरे बैंगनी रंग का उच्च तकनीक वाला कवच पहना हुआ था, जो बैंगनी रंग की बिजली के पैटर्न से सुसज्जित था। वह बैंगनी रंग की बिजली के पैटर्न से मेल खाती एक उच्च तकनीक वाली महान तलवार पर खड़ा था, मानो वह तलवार पर सवार होकर हवा में उड़ रहा हो। ये किस तरह का उन्नत प्राणी है? लिन शेन ने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा था, लेकिन यह वास्तव में अच्छा लग रहा था, प्रौद्योगिकी की भावना से भरा हुआ। इस एक किरण ने महल के अंदर और बाहर कई व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन चूंकि ऐसा कोई असेंशन पालतू जानवर पहले कभी नहीं दिखाई दिया था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि यह किस प्रकार का पालतू जानवर था। किरण के गायब हो जाने के बाद बैटमैन अंदर से बाहर चला गया। लिन शेन की उम्मीदों के विपरीत बैटमैन कुछ हद तक उदास लग रहा था, जैसे कि वह नहीं था जिसने उस चमकदार और शांत असेंशन पालतू जानवर को प्राप्त किया था।